एपिसोड स्टार्ट होता है तो कैफ़े को दिखाते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन जिसका नाम होता है जियोक्यू वहाँ काम करती है पार्ट टाइम। दूसरी तरफ हमारे हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम होता है ली चवान। ली चवान एक बिजनेसमैन होता है जो कि डिजाइनिंग कंपनी का बॉस होता है। वहाँ ये दो एम्प्लॉयज होती हैं, इसका नाम होता है आयमा जो कि इस हीरो के पीछे भागती है। दूसरी तरफ ली का भाई जी आ रहा होता है इस शहर में, तो ये इसे लेने के लिए एयरपोर्ट आ जाता है। वहाँ पर ये जैसे ही इसे दिखता है दोनों एक दूसरे से गले मिल जाते हैं और यहाँ पर इसका ये भाई जी इस ली की कंपनी को टेक ओवर करने के लिए आया होता है। दूसरी तरफ जियो प्रैक्टिस कर रही होती है कि वो अपने कस्टमर्स को कैसे अपने कैफे में बुलाए। जब वो प्रैक्टिस कर ही रही होती है उसी दौरान वहाँ पर ली और जी आ जाते हैं। उन लोगों को देखकर वो कैफे में बुलाने का करती है कि आप लोग आ जाएं अंदर, लेकिन वहाँ पर वो उल्टा ही कहता है जी उससे और उससे कहता है कि ये जो पेपर तुम बांट रही हो इसमें ये लड़की बनी हुई है, क्या ये यहाँ पे मिलेगी। जी की ये बात सुनकर जियो को ये गलत इंसान लगता है, तो जब ही ये इसको बुरा भला कहती है और वहाँ से चली जाती है। जी इसे काफ़ी हैरानी से देख रहा होता है कि आखिर इसे हुआ क्या है, तो इसे बर्दाश्त नहीं होता। ये इसके पीछे पीछे अंदर आ जाता है। जैसे ही अंदर आता है तो ये इसके ऊपर मच्छर मारने वाला स्प्रे कर देती है, जिससे ये इसकी और तपती है और इसकी बॉस से शिकायत करने लग जाता है और इससे कहता है कि इसे नौकरी से निकाल दें क्योंकि इसने मेरे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया है। जियो ली को जी का ड्राइवर समझने लग जाती है और इससे कहती है कि ये ड्राइवर भी वहाँ मौजूद था, यही गलत बात कर रहा था। ये हैरान हो जाता है ली के मैं और ड्राइवर, लेकिन ली वहाँ बात संभालने की कोशिश करती। ली कहता है कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं हुई है और जियो को नौकरी से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जी मान ही नहीं रहा होता और कहता है कि नहीं, इसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी है और ऊपर से हमारे ऊपर स्प्रे भी किया है, मैं तो इसे माफ़ नहीं करूँगा। इसके इतने बोलने पर आखिरकार उसकी नौकरी चली ही जाती है हीरोइन की, और वो बड़े गुस्से में आ जाती है कि मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। जैसे ही ये लोग वापस कैफेटेरिया से बाहर आते हैं तो वो पहले ही उनकी गाड़ी के सामने मौजूद होती है और उनसे कहती है कि आइंदा के बाद अपनी शक्लें मुझे मत दिखाना, अगर तुम लोगों ने अपनी शक्लें मुझे दिखा दी तो मैं ये अंडा तुम लोगों को मारूंगी। और ऊपर से अंडा निकालती है और उसकी गाड़ी पे मार के वहाँ से भाग जाती है। ये हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये लड़की है क्या चीज़, और इसकी हरकतों से जी तो बड़ा परेशान होता है, लेकिन ली की स्मेल निकल जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि यहाँ पर जो का भाई उसे कॉल करता है और उसे अपनी पढ़ाई की फ़ीस के बारे में बताता है कि मुझे पढ़ना है और मुझे फ़ीस की ज़रूरत है। यहाँ पर जियो उसे नहीं बताती कि उसकी नौकरी जा चुकी है, बस उसे ये कहती है कि तुम दिल लगा कर पढ़ो, तुम्हारी फ़ीस मैं किसी न किसी तरह से दे ही दूंगी। जियो पुअर फैमिली से बिलोंग करती है और उसके ऊपर उधारात भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसी वजह से इसे नौकरी की काफ़ी ज़रूरत होती है। ली बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है कि जब वो काम करना स्टार्ट करता है तो वो बस काम में मसरूफ़ ही रहता है, उसे अपनी सेहत का अपने सोने का कोई ख्याल नहीं होता। जब भी इसका ग्रैंडफादर इसे रिटायर होने का कह रहा होता है कि बस अपनी जॉब से फारिग हो जाओ और आराम करो, जब ही इसने जी को भेजा होता है ली की कंपनी को टेक ओवर करने के लिए। यहाँ पर ली जी को ये सारी कहानी सुनाता है और इससे कहता है कि ठीक है तुम ऐसा करो कि सारे ऊपर ऊपर की जितनी भी मीटिंग्स और जितनी भी पार्टीज़ वगैरह जाना होता है ना वो सब तुम जाओ, लेकिन अंदर के सारे काम वगैरह डिज़ाइनिंग वगैरह वो मैं कर लिया करूँगा। ये इसे ये काम थमा देता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि यहाँ पर जियो को नौकरी की काफ़ी ज़रूरत होती है, तो वो अपने दोस्त से कहकर उसके कैफ़े में लग जाती है। जैसे ही वो इधर आती है तो वो दोनों एक दूसरे को हेलो हाय करते हैं और उसके दोस्त का नाम होता है टोंग। टोंग इसे बताता है कि यहाँ पे हमारा रेगुलर कस्टमर आता है जो कि हमारा वीआईपी कस्टमर है, और वो वही ली होता है। और साथ में उसे एक लड़की को भी दिखाता है जिसका नाम होता है वेन, और वो कहता है कि यहाँ इसी के चक्कर में आती है क्योंकि ये इसे काफ़ी पसंद करती है और इसी के चक्कर में यहाँ पे नौकरी पे भी लगी हुई है। जियो काफ़ी घूर कर ली को देख रही होती है तो उसके पास उसे एक स्टिक नज़र आ जाती है जिसके सहारे वो चल के जा रहा होता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि पार्टी स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ पर ये बंदा होता है जिसका नाम होता है ना। ये एक ट्रांसलेशन कंपनी का मैनेजर होता है और ये इस आयमा के पीछे भी भाग रहा होता है और उसका एक्स भी होता है। क्योंकि ये ट्रांसलेशन कंपनी में काम करता है तो आयमा से काम मांग रहा होता है, तो आयमा इसे अपनी ही कंपनी में काम का कहती है और इसे यहाँ पर अपने बॉस से इंट्रोड्यूस करवाती है जो कि ये जी होता है। असल में कंपनी का बॉस तो वो ली होता है, लेकिन हालांकि वो उसका भाई होता है, इसी वजह से ये भी बॉस ही होता है। तो जी जैसे ही इस ना से मिलता है तो इसे काम दे देता है और इससे कहता है कि कल मुझे मीटिंग में जाना है तो मुझे ट्रांसलेटर की ज़रूरत है, तो इसी वजह से मैं टेम्परेरी तौर पर तुम्हें रख रहा हूँ। दूसरी तरफ जियो की जो दोस्त होती है वो उससे एक टेम्परेरी जॉब बताती है वही ट्रांसलेटर कंपनी की जो कि ना की है, और उससे कहती है कि वहाँ पर उन्हें ट्रांसलेटर की ज़रूरत है, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। जियो की इंग्लिश काफ़ी अच्छी होती है तो वो इस जॉब के लिए मान जाती है और कहती है कि मैं ज़रूर इंटरव्यू देने के लिए जाऊँगी, और वहाँ पर ये जियो आ जाती है इंटरव्यू देने के लिए इसी कंपनी में। कि इतने में वहाँ पर ये ना इसे देख लेता है और इससे कहता है कि आओ तुम अंदर आ सकती हो, और इसका इंटरव्यू लेता है और इसे ट्रांसलेट करने को कहता है। वो काफ़ी अच्छा ट्रांसलेट करती है, ना को इसकी ट्रांसलेशन बहुत अच्छी लगती है और उसकी बातों से वो काफ़ी मुतासिर हो जाता है, तो वो उसे ली की कंपनी के बारे में सब समझा देता है और इससे कहता है कि कल हमारी मीटिंग है तो हम कल चलते हैं, और साथ में उससे कोई डिक्शनरी लेने का भी कहता है। वो जैसे ही जाने लगती है तो जाते जाते उसे दोबारा रोकता है और इससे कहता है कि कल तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे दूंगा। जियो तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन ये ना काफ़ी मुतासिर हो जाता है उससे।
दूसरी तरफ जो है वो लाइब्रेरी में आती है वहाँ वही डिक्शनरी देखने के लिए। जैसे ही वो डिक्शनरी उठाने ही लगती है तो पीछे से वहाँ ली आ जाता है और वो डिक्शनरी ले लेता है और उससे कहता है कि मैंने पहले खरीदी थी। ये देखकर वो उसे पहचान जाती है, कह रही है तो वही ड्राइवर है। वो असल में इसे उस जी का ड्राइवर ही समझ रही होती है, लेकिन काफ़ी इसके बोलने पर ये मान जाता है और इससे कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड्स हैं। अगर तुम मुझे मुतासर कर देती हो कि डिक्शनरी तुम्हारे किस काम की है और तुम्हें क्यों चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो वो उसे काफ़ी बता रही होती है और इससे कहती है कि मैं लड़की हूँ ना, तो लेडीज़ फर्स्ट, मुझे मिलनी चाहिए ये बुक। लेकिन वो तब भी नहीं मानता। तो वो उससे कहती है कि आज मेरी बर्थडे है, देखो मेरा आईडी कार्ड देख लो। तो ये बात सुनकर ये इस बात पर मान जाता है और उससे वो डिक्शनरी दे देता है। वो इतना खुश होती है उससे कि उससे कहती है कि मैं तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहती हूँ, तुम इसी डिक्शनरी पे अपना साइन करके मुझे दे दो। दूसरी तरफ दिखाते हैं दूसरे दिन ये लोग जा रहे होते हैं उसी ली की कंपनी में इस ट्रांसलेशन की जॉब के लिए। जो जैसी ली की कंपनी के अंदर आती है तो वहाँ रिसेप्शन पर उसे वो जी नज़र आ जाता है। जी को देखकर उसे याद आ जाता है कि अरे ये तो वही है जिसकी गाड़ी पर मैंने अंडे तोड़े थे। तो ये देखकर अपना मुंह छुपाने लग जाती है कि अगर इसने मुझे देख लिया तो ये तो मेरी नौकरी गई। और वहाँ रिसेप्शन पर जो होती है वो इसे बता देती है कि जी यहाँ का बॉस है और तुम्हें इसी का ट्रांसलेटर बन के अंदर जाना है। ये बात सुनकर ये परेशान हो जाती है कि अब मैं क्या करूँ, अगर मैं अंदर गई तो वो तो जी मुझे पहचान जाएगा। तो ये यहाँ पर अपना मेकओवर का सोचती है कि मैं अपना स्टाइल चेंज कर लेती हूँ। तो भागी भागी जैसे जाने लगती है तो उसकी टक्कर ली से हो जाती है। तो ली को वो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देती क्योंकि वो हड़बड़ी में जो होती है, तो वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ ये सैलून के अंदर आती है और वहाँ पे कहती है कि मुझे बिल्कुल ही डिफरेंट बना दो। तो वो लोग इसे बिल्कुल ही डिफरेंट बना देते हैं और उसको साथ में चश्मा भी लगा देते हैं। ये अपने बालों का स्टाइल चेंज कर लेती है और जैसी कंपनी के अंदर आती है तो ली इसे पहचान जाता है और इससे कहता है कि तुमने अपना हेयर स्टाइल क्यों चेंज कर लिया। ये बात सुनकर ये हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम मुझे पहचान सकते हो। तो वो उसे कहता है हाँ, क्योंकि तुमने कपड़े वही पहने हुए हैं। तो ये बात सुनकर उसके कान में कहती है कि ये बात किसी को बताना नहीं कि तुमने मुझे पहचान लिया है, ठीक है ना। और उसे सब बता भी देती है कि अगर तुम्हारे बॉस ने जी ने मुझे पहचान लिया कि मैं वही हूँ जिसकी गाड़ी को मैंने ख़राब किया था, तो वो मुझे सैलरी बिल्कुल नहीं देगा आज के काम की। तो मुझे अपना काम बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। इसकी ये बात सुनकर ली हैरान होता है और इससे पूछता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें मैं पहचान गया, तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें जी पहचान जाए तुम्हें इसमें प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा, क्यों डिफरेंट क्यों है हम दोनों में। तो वो उससे कहती है कि अरे तुम तो बहुत ही अच्छे ड्राइवर हो ना, तुमसे क्या डरना, तुमसे कोई डरना वरना नहीं है। और ये कह के वो चली जाती है। ये परेशान हो जाता है कि ड्राइवर, ये भी तो मुझे ड्राइवर समझ रही है, और इसको देखकर काफ़ी स्माइल कर रहा होता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अंदर मीटिंग के अंदर आ जाती है और काफ़ी अच्छी ट्रांसलेशन कर लेती है और वो जी इसे नहीं पहचानता। लेकिन जी जब मीटिंग से बाहर आता है तो ली से कह रहा होता है कि मुझे ये लड़की कहीं ना कहीं देखी देखी लग रही है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि यहाँ ये लोग कैफेटेरिया में फिर एक दूसरे से मिल जाते हैं और वहाँ पर ये अपना खाना लेकर आ जाती है और इससे कह रही होती है कि मैं जो खाना खा रही हूँ वो भी तुम भी लेकर आओ। ये जैसी उसे बोले जा रही होती है कि जाओ अपने लिए भी यही खाना लेकर आओ, तो इतने में वहाँ पर ये जी को देख लेती है। जी को देखते ही ये ली के पीछे छुप जाती है और इससे कहती है कि मैं जा रही हूँ और इसको बस किसी तरीके से मुझसे दूर ही रखना। और वहाँ पर ये इसकी मदद करने लग जाता है, जी को कामों पे लगा देता है ताकि ये जियो को ना पहचाने। जियो इतनी जल्दी जल्दी में सारे काम कर रही होती है, इसी चक्कर में ये ली का खाना ले आती है और यहाँ पर ली जो है वो जियो का खाना लेकर बैठ जाता है। तो ये उसको इशारे कर रही होती है कि मुझे मेरा खाना वापस चाहिए। ये इसे देख लेता है इशारे करता हुआ, लेकिन कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ स्माइल ही कर रहा होता है कि ये हरकतें करने से बाज नहीं आएगी। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि खाना वाना सब हो जाता है, ये जैसे ही अपने घर जाने लगती है तो वहाँ पर आ जाता है ये जी। जी जैसे ही सामने आता है तो फ़ौरन उल्टा चश्मा लगा लेती है और फिर नाटक करने लग जाती है। लेकिन इसका नाटक अब नहीं चलता क्योंकि ये इसे पहचान लेता है और इसे कह देता है कि तुम वही हो जिसने मेरी गाड़ी ख़राब की थी। अब जल्दी से मेरी गाड़ी को सही तरीके से साफ़ कर दो। और उसे कहता है कि अगर तुमने साफ़ नहीं किया तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा और तुम्हें सैलरी भी नहीं दूंगा जो तुमने आज काम किया। ये सारी धमकियां जब वो सुनती है तो वो मान जाती है और कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी गाड़ी साफ़ कर दूंगी, और यहाँ पे गाड़ी साफ़ करने लगती है। जी जो है वो ली के सारे बेकार एम्प्लॉयज़ को फारिग कर रहा होता है, जॉब से निकाल रहा होता है। तो ली इसे इसी बात पर डांट रहा होता है कि तुम मेरे किसी भी एम्प्लॉय को बाहर नहीं निकालोगे। इनकी ये बातें जो हैं वो ये देखने लग जाती है दूर से कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। ये यहाँ पे अब कॉल मिलाता है अपनी एम्प्लॉय को और उससे कहता है कि इसकी टिकट कटाओ और इसे यहाँ से भेजो। तो जी इससे मोबाइल छीनता है और कहता है कि उस टिकट पर मेरा नाम नहीं बल्कि ली का नाम लिख देना। ये सारी बातें जो हैं वो इनकी ये देख रही होती है जियो कि ये लोग कर क्या रहे हैं। यहाँ पर ये इन दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, और ये इसे कहता है कि ग्रैंडफादर ने कहा है कि तुम्हें छुट्टियों पे भेज दिया जाए, अब इस काम से रुक जाओ। लेकिन ली नहीं मान रहा होता और कहता है कि मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं यहीं पे काम करता रहूँगा, मैं काम से छुट्टी नहीं लूँगा। ली की इन्हीं बातों की वजह से ये जी इसकी बात मान जाता है और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे किसी एम्प्लॉय को नहीं निकालूंगा, लेकिन तुम यहाँ सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए ही काम करोगे, उसके बाद ये कंपनी मेरी। ली जैसी बाहर आता है तो जियो को गाड़ी साफ करता हुआ देखता है तो इससे पूछता है कि तुम कर क्या रही हो।
जियो को फिर गलतफहमी होती है और इसे ऐसा लगता है कि जी ने इसे नौकरी से निकाल दिया। तो यहाँ वो उसको दिल की तसल्लियाँ दे रही होती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तुम्हें नेक्स्ट जॉब मिल जाएगी। ये बात सुनकर ये हैरान हो जाता है कि ये कर क्या रही है, ये कह क्या रही है। यहाँ जियो इससे अपनी इंट्रोडक्शन देने लग जाता है और इसे बताता है कि मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, वहाँ से पढ़ा हूँ, मेरा नाम ये है। तो वो भी उसे हाथ में लाती है और उसको अपना इंट्रोडक्शन देती है, अपना नाम बताती है और साथ में उस पर तरस खा रही होती है और इसे नौकरी की ऑफ़र करती है कि मुझे तुम काफ़ी अच्छे लगे हो, अगर तुम पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, तुम मुझे कॉल कर लेना। ली समझ जाता है कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है, उसे समझाने की कोशिश कर ही रहा होता है लेकिन वो कुछ नहीं सुनती और उसे टाटा करके वहाँ से चली जाती है। वो बस उसे हँसता हुआ देखते ही रह जाता है कि मैं इसे क्या समझाऊँ। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब वो घर आता है तो उसका नंबर देकर काफ़ी खुश हो रहा होता है और उसे कॉल मिला लेता है और उसकी जॉब की ऑफ़र को कबूल कर लेता है और उसे नहीं बताता कि वो कितनी बड़ी कंपनी का मालिक है। वो उससे कहती है कि ठीक है, मैं बस के सामने तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। यहाँ वो अपने ड्राइवर को भेज देता है और कहता है कि मैं बस से जाऊँगा। दूसरी तरफ ये इसे अपने साथ लेकर घूम रही होती है क्योंकि ये किसी और कंपनी में इसे एज अ ट्रांसलेटर लेकर जा रही होती है। यहाँ पर इसे रास्ता ही नहीं मिल रहा होता उस कंपनी का, तो वो उससे कहता है कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं तुम्हें लेकर चलूँगा उस जगह पर। तो ये लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं उसी कंपनी के अंदर। जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पर इस जियो की दोस्त भी आ जाती है और वो परेशान हो रही होती है कि मैं काफ़ी दूसरी दूसरी लैंग्वेजेस भी हैं, वो मुझे बोलनी नहीं आती, अब मैं क्या करूँगी मीटिंग के अंदर। वो परेशान हो रही होती है तो यहाँ पर ये इसकी मदद मांगती है ली की कि तुम्हें तो काफ़ी लैंग्वेजेस आती हैं ना, तो तुम हमारी थोड़ी हेल्प कर दो। ली कहता है कि मुझे काफ़ी नहीं बल्कि मुझे सारी लैंग्वेजेस आती हैं जो कि यहाँ पर बोली जाएंगी, मैं तुम लोगों की काफ़ी मदद कर सकता हूँ। उससे बहुत खुश हो जाती है और जैसे ही मीटिंग खत्म होती है तो वो उसका थैंक यू कर रही होती है कि अगर तुम ना होते तो हमारी मीटिंग इतनी अच्छी ना होती। इतने में वहाँ पर मैनेजर आता है उस कंपनी का और इन लोगों को पैसे देता है। जियो जब फीस लेती है तो उसे पता चलता है कि अमाउंट तो कम है क्योंकि जो अमाउंट इसने हमें देने को कही थी वो उतनी हमें नहीं दे रहा है। तो ये उसको डांट रही होती है कि तुम हमारे साथ धोखा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वो आदमी पलट जाता है और कहने लगता है कि तुम जैसे स्टूडेंट्स को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये पैसे दे रहा हूँ ना, रख लो नहीं तो ये भी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर ये इससे लड़ने लग जाती है कि मुझे मेरे पैसे चाहिए, तुम हमसे धोखा नहीं कर सकते। तो ये इसे धक्का दे देता है। ली को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती और वो इस आदमी को पकड़ता है और दे देता है इसके मुंह पर एक रखकर। तो यहाँ पर इसी वजह से इन दोनों की फाइटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। कितने में वहाँ पर बॉस आ जाता है और बॉस को ये जियो सारी कहानी समझा देती है कि इस आदमी ने हमारे साथ धोखा किया है। तो बॉस इसी को डांटता है, इन लोगों को सारे पैसे वापस मिल जाते हैं। यहाँ पर ये सारे पैसे इसे दे देती है क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि ये शादीशुदा है, इसके बच्चे भी हैं और ये अब तो जॉबलेस है, तो इसलिए मुझसे ज़्यादा पैसों की इसे ज़रूरत है। ये कुछ ज़्यादा ही बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार होती है। तो ये सारे पैसे इसे दे रही होती है। ये इससे कहता है कि मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, ये तुम रख लो। साथ में ही उसका हालचाल भी पूछने लग जाती है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। लेकिन जब वो उसके हाथ में देखती है तो वहाँ पर उसके चोट लगी हुई होती है और उसे समझाती है कि कभी भी लड़ाई के झमेले में पड़ना ही नहीं चाहिए। अगर कोई आपसे बदतमीजी करे तो उसको ऐसे घूर के देख लो, ऐसे घूर के देखोगे ना तो खुद ब खुद ही वो डर जाएगा। लग रही हूँ ना मैं स्कैरी टाइप। तो ये हरकतें देखकर वो उसकी काफ़ी हंसने लग जाता है और वो उसके हाथ पर बैंडेज लगा देती है। दूसरी तरफ ये इसे डिनर के लिए इनवाइट करता है और इससे कहता है कि तुमने मेरी आज काफ़ी मदद की है तो मैं तुम्हें डिनर पर लेकर जाना चाहता हूँ। तो वो हैरान हो जाती है कि तुम्हें अभी पैसे मिले हैं और तुम उड़ाने की लगे हुए हो, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे कहीं खाना वाना खिलाने की। लेकिन वो काफ़ी इज्जत करता है तो वो मान जाती है और इसे बस में लेकर आने लगती है। बस में जब चढ़ते हैं तो एक ही सीट होती है तो वो उसे बिठा देता है कि तुम बैठ जाओ। तो बड़ी खुश हो रही होती है उससे कि तुम काफ़ी जेंटलमैन टाइप हो। वो बड़े मज़े से खड़ा तो हो जाता है लेकिन जब स्टॉप आता है, वो उतरता है तो उसके पाँव में काफ़ी तकलीफ़ होने लग जाती है। ये लोग दिखाते नहीं हैं कि इसके पाँव में असल में क्या मसला है, मगर ये दिखाते हैं कि भई इसे तकलीफ़ हो रही होती है, लेकिन ये उसे ज़ाहिर नहीं करता। दूसरी तरफ वो उसे रेस्टोरेंट में ले आता है और उसके लिए काफ़ी डिशेज़ ऑर्डर करता है, साथ में डेज़र्ट भी मँगवाता है। वो काफ़ी खुश तो हो जाती है लेकिन जब वो बिल देखती है तो उसे पता चलता है कि भई उसने तो सारे पैसे जो अभी कमाए हैं वो सारे के सारे उसने इस खाने पे लगा दिए। वो तो बड़े मज़े से बिल पे कर देता है तो वो उसे डाँट रही होती है कि तुमने इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें मँगवाई ही क्यों? तुमने तो अपनी सारी कमाई इस पे लगा दी। तो वो उससे कहने लगता है कि मैंने देखा नहीं ना, मैंने प्राइस नहीं देखी, बस मैंने ऐसे ही मँगा लिया था। तो वो उससे कहती है कि अब मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे दूसरी जॉब पर भी जाना है। वो उसे पैसे दे रहा होता है कि रख लो जो तुमने मुझे दिए हैं, लेकिन वो नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो वहाँ से जाती है उसकी टाँग में दोबारा दर्द शुरू होने लग जाता है जो कि ये काफ़ी देर से बर्दाश्त कर रहा था। दूसरी तरफ ली आ जाता है उसी कैफ़े में जहाँ पर ये ज़ियो काम करती है। ज़ियो को नहीं मालूम होता कि ये वही ली है जो कि इनका वीआईपी कस्टमर है। उसने क्योंकि उसकी शक्ल नहीं देखी होती, पीछे से ही देखा होता है। तो यहाँ ये आज फाइनली उसे कॉफ़ी देने के लिए जाने ही लगती है, तो उसके हाथ पर वही बैंडेज देख लेती है जो कि इसने उस ली को लगाया था। तो वो काफ़ी हैरत से उसकी शक्ल देखती है। जैसे ही उसकी तरफ देखती है तो उसे पता चल जाता है कि ये ली है, तो फ़ौरन उसकी लैपटॉप पर चाय गिरा देती है और वहाँ पर सॉरी सॉरी उससे कह रही होती है काफ़ी। थोड़ी देर बाद वो अपना सामान पैक करके जाने लगता है तो वो उसे सॉरी कहने के लिए रोकती है, लेकिन मज़े की बात ये है कि वो अभी भी उसे गरीब ही समझ रही होती है और इसे ऐसा लगता है कि वो लैपटॉप यहाँ पे लेकर बैठा था तो जॉब ढूंढ रहा होगा अपने लिए। वो अभी भी उसे वही समझती है जो कि ये समझ रही थी। यहाँ वो उससे कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हारे लैपटॉप पे चाय गिरा दी,
मुझे पता है वो तुम्हारे लिए कितना एक्सपेंसिव होगा, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी। वो उसे काफ़ी मना करता है और उसे नहीं समझ आता कि वो उससे क्या कहे, तो वो उसे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ली और जी आते हैं अपनी काफ़ी पुरानी क्लाइंट से मिलने के लिए, और ये सिर्फ़ एक पुरानी क्लाइंट नहीं होती, बल्कि इनकी काफ़ी चीज़ों में हिस्सेदार भी होती है। इनका नाम होता है लीसा। लीसा अपनी कोई गैलरी इनसे डिज़ाइन करवा रही होती है और ली से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम खुद वहाँ पर्सनली जाकर इस काम को देखो। लेकिन यहाँ जी मना कर देता है कि इसकी हेल्थ ठीक नहीं है, ये नहीं जा सकता। लेकिन ली जो है वो मान लेता है और कहता है कि मैं जाऊँगा, लेकिन सिर्फ 4 मंथ के लिए। तो दिन ली जब कैफ़े में आता है तो यहाँ पर वेन काफ़ी कोशिश करती है उसे अपने दिल की बात कहने की, उससे बात करने की, मगर वो नहीं कर पाती और वापस आ जाती है। यहाँ पर जियो जिस झूठ पर और जिस मनगढ़ंत कहानी पर खुद भरोसा कर रही होती है, उस पर ये इसे भी यकीन दिला रही होती है वेन को कि ली शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं और वो ड्राइवर है, वो कोई अमीर वमीर नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये वेन और ये टोंग इसको यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ऐसा नहीं है, वो अमीर ही है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। यहाँ पर ये आ जाती है इसके पास लैपटॉप के पैसे देने के लिए और इससे कहती है कि ये रख लो, मैंने तुम्हारा लैपटॉप ख़राब किया था। लेकिन यहाँ अब वो सोचता है कि वो अपने सारे पैसे मुझ पर लौटा रही है, जिसको ज़रूरत ही नहीं है इतने पैसों की। तो यहाँ वो बोलता है कि मुझे लगता है कि हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है छोटी-सी, मैं ज़रा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर वो उसे बताता है कि मैं कोई ड्राइवर नहीं हूँ और जी जो है वो मेरा भाई है। असल में उसने मेरे ड्राइवर को निकाल दिया था और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि शायद मैं वो ड्राइवर हूँ, मगर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ ये इसकी बातें सुनने के बाद 2 मिनट तक साइलेंट मोड पे चली जाती है और थोड़ी देर बाद चिल्लाकर उससे कहती है कि ज़रा बाहर आओ, अपना सारा सामान पैक करो। यहाँ जैसे ही वो उसे बाहर लाती है तो उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि मैंने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं, तुम्हें खुद ब खुद ही गलतफ़हमी हो गई थी, तुमने खुद ही मुझे ड्राइवर समझ लिया। वो उसे कह रही होती है कि तुम मुझे कम से कम बता तो सकते थे हम कितनी बार मिले थे। यहाँ वो उसे काफ़ी सफाइयाँ दे रहा होता है और काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, मगर वो एक नहीं सुनती और इससे कहती है कि आइंदा के बाद इस कॉफ़ी शॉप में मत आना। अगर तुम मुझे दिख गए तो मैं तुम्हें काफ़ी मारूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर टोंग उस ली का इसके पास मैसेज लेकर आता है, जिसमें इसने यहाँ पर उसे सॉरी लिखा हुआ होता है। दूसरी तरफ ये उसी के बारे में सोच रहा होता है और अपना सामान पैक करके जा रहा होता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि 4 महीने हो जाते हैं और वो ली इनके कॉफ़ी शॉप में आता ही नहीं है, तो यहाँ पर ये वेन काफ़ी परेशान हो रही होती है। दूसरी तरफ काम के बाद जब जियो अपने घर जा रही होती है तो वहाँ पर उसके बराबर में कोई चोर आ जाता है और उसका बैग देकर उसे बैग छीनने लग जाता है। वो अपना बैग छोड़ती ही नहीं है और उसे काफ़ी मार रही होती है कि इतने में पीछे से गाड़ी आ जाती है, तो वो चोर भाग जाता है और उस गाड़ी के अंदर से निकलता है ली। ली फ़ौरन भागकर जियो की तरफ आता है और उससे उसका हालचाल पूछ रहा होता है कि तुम ठीक तो हो ना? और साथ में उसे डांट भी रहा होता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी इस बैग को पकड़े रहने की, दे देती, जान से बड़ी थोड़ी है। यहाँ वो उसे समझाती है कि इस बैग के अंदर वही तुम्हारे लैपटॉप जो मैंने ख़राब किया था, उसके पैसे रखे हुए थे और हर दिन मैं अपने पास रखती थी कि अगर तुम मुझे कहीं पर भी दिखोगे तो मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी। यहाँ वो उसे वो पैसे देती है, लेकिन वो पैसे लेने से इनकार कर देता है। उसे पता होता है कि ये बहुत ज़िद्दी है, ये मुझे पैसे देकर ही रहेगी, तो उससे कहता है कि ऐसा करते हैं कि तुम मुझे कहीं डिनर पर ले चलो, वहाँ पे खिला दो और ये पैसे का ख़त्म करते हैं। और उससे गाड़ी में बैठने का भी कह रहा होता है कि काफ़ी रात हो चुकी है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। यहाँ वो उसकी बात को मान जाती है और खुद उसकी गाड़ी में जाकर बैठने लग जाती है और इससे कहती है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, मैंने तुम्हें अभी तक कोई माफ़ नहीं किया। यहाँ वो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि चलो भाई शुक्र है मान तो गई ना बात, और उसको यहाँ पर डिनर पर ले आता है। यहाँ पर वो उससे पूछ रही होती है कि तुम कैफ़े में नहीं आ रहे, तो वो उसे बताता है कि मैं बिज़नेस ट्रिप पर गया हुआ था और साथ में उसके पेरेंट्स के बारे में भी पूछती है। वो उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और वो कार एक्सीडेंट में हुई थी और मैं भी उस कार के अंदर मौजूद था, लेकिन मैं बच गया। यहाँ पर ये लोग काफ़ी बातें कर रहे होते हैं कि ये इतनी ड्रिंक्स पी लेती है कि ड्रंक हो जाती है। यहाँ पर ये से कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तुमने काफ़ी पी लिया, अब मत पियो। लेकिन ये काफ़ी इधर उधर की बातें करती रहती है और वहीं पर ही सो जाती है। वो उसे उठाकर गाड़ी में बिठा देता है और परेशान हो रहा होता है कि मुझे तो इसके घर का एड्रेस ही नहीं पता, अब मैं क्या करूँ। तो वो उसे अपने घर ले आता है। जैसे ही वो अपने घर लेकर आता है तो उसे खड़े रहने का कहता है, लेकिन वो वहीं ज़मीन पर बैठ के सोने लगती है। वो उसे उठाता है कि भाई यहाँ नहीं सोना है, उठो उठो, और दूसरी जगह ला बिठा देता है। वो उससे काफ़ी पूछ रहा होता है कि अपना एड्रेस बता दो खुदा के लिए, ताकि मैं तुम्हें घर पर छोड़ के आ जाऊँ। लेकिन वो इतनी नींद में होती है कि हर जगह बस सोने की ही कर रही होती है। तो वो उसे थका कर उठाकर अपने कमरे में ही लेटा देता है और वहाँ से चला जाता है और खुद बाहर आकर काम में मसरूफ़ हो जाता है। 1-2 घंटे सुकून की नींद सोने के बाद इसका पैर फिसलता है और ये बेड से नीचे गिरती है। थोड़ी देर बाद इसको होश आता है तो इसे लगता है कि भई मैं किसके घर पर हूँ। तो ये परेशान हो जाती है और वहाँ पर स्टिक लेकर बाहर आने लग जाती है कि भई जो भी दिखेगा मैं उसे मारूँगी। दूसरी तरफ जैसे ही ये किचन की तरफ झाँक कर देखती है तो वहाँ पर ये ली खड़ा होता है। ली को देखकर ये काफ़ी सुकून में आती है कि ओहो तुम थे। लेकिन जब वो नीचे देखती है तो उसे पता चलता है कि वो सिर्फ़ एक ही पैर पे खड़ा होता है, क्योंकि उसकी दूसरी टाँग नहीं होती। ये देखकर ये काफ़ी हैरत में आ जाती है और शॉक हो जाती है और पता चलता है कि जब भी इसको इसकी टाँग में इतनी तकलीफ़ हो रही थी। यहाँ पर वो उससे कहता है कि तुम काफ़ी ड्रिंक पी चुकी थी, इस वजह से मुझे तुम्हारे घर का एड्रेस भी नहीं मालूम था, तो मैं तुम्हें अपने घर ले आया।
तो वो खुश हो जाती है और उसका थैंक यू कह रही होती है। वो उससे कहता है कि मेरा एक काम कर दो, लाइब्रेरी से जाकर ना मेरी स्टिक ले आओ, क्योंकि मैं यहाँ से वापस कैसे जाऊँगा। वो जाके भागकर उसके लिए स्टिक लेकर आती है और उससे पूछ रही होती है कि ये सब कुछ उस एक्सीडेंट की वजह से हुआ था। यहाँ ली थोड़ा एम्बेरस हो रहा होता है, तो उससे कहता है कि ये काफ़ी पुरानी बात है और वैसे भी काफ़ी रात हो चुकी है, तुम्हें जाके सो जाना चाहिए। मैं तुम्हें कल तुम्हारे स्कूल या कॉलेज छोड़ दूँगा। यहाँ पर वो उसकी बात मानकर जाने लग जाती है और वो अभी भी एम्बेरस हो रहा होता है। दूसरी तरफ ये भी थोड़ा इसके बारे में एम्बेरस फ़ील कर रही होती है, बुरा फ़ील कर रही होती है कि मैंने शायद क्यों पूछा। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जैसे सुबह होती है तो ये उससे पहले ही उठ जाती है और उसके कमरे में आकर उसे देखती है और उसकी तरफ टाटा करती है, फ्लाइंग किस भेजती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर ये जैसे थोड़ी देर बाद उठता है, तैयार व्यार होकर बाहर आता है, तो उसे पता चलता है कि वो उसके लिए नाश्ता बनाकर गई होती है और उसके लिए लेटर भी छोड़ के जाती है, जिसमें उसने लिखा होता है कि मैं जल्दी उठ गई थी इसलिए मैं जा रही हूँ और मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर गई हूँ जो कि मेरा फेवरेट है। दोनों को साथ बातें करता हुआ देखकर ये वेन बहुत ही ज़्यादा जेलस हो रही होती है। जैसे ही ली वहाँ से जाता है, ये जियो को बुलाकर इससे काफ़ी सुनाती है और इससे कहती है कि अब मुझे पता चला कि तुम जानबूझकर ली को मेरे सामने बुरा कर रही थी ताकि तुम अपनी सेटिंग उसके साथ कर सको। लेकिन उसे काफ़ी बुरा भला कहती है तो जियो को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे सुना देती है और इससे कहती है कि जो तुम ली को पसंद कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें वापस पसंद कर लेगा? ये कोई मूवी नहीं चल रही है, और उसे काफ़ी सुना देती है। वेन इसकी बातें सुनकर काफ़ी शौक होती है और इतने में वहाँ पर ली आ जाता है कॉफ़ी का ऑर्डर देने के लिए। जियो को अभी तक उसी की बातें खटक रही होती हैं वेन की, तो वो फ़ौरन उसे चलाने के लिए ली को कहती है कि हम लोग आज मूवी देखने के लिए चलते हैं। वो तो फ़ौरन हाँ कह देता है, लेकिन यहाँ पर वेन को बहुत ज़्यादा जेलसी होने लग जाती है। दूसरी तरफ ये जैसे ही उसके साथ मूवी देखने के लिए आती है, तो वहाँ पर उसे ज़ुकाम हो जाता है और ठंड लगने लग जाती है, तो वो फ़ौरन अपनी जैकेट उतार कर उसको देता है। तो उसकी इस हरकत से ये बहुत खुश हो जाती है। इतने में जैसे ही इसे मूवी दिखाने के लिए लेके जा रहा होता है, तो वो फुल तेज़ स्पीड में गाड़ी चला रहा होता है। तो वो उसे रोक रही होती है कि मुझे डर लग रहा है, ज़रा आहिस्ता चलाओ। लेकिन वो फिर भी जानबूझकर तेज़ चला रहा होता है। दूसरी तरफ ये लोग जैसे मूवी देखने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर ये बहुत खुशी से और बहुत मज़े से मूवी देख रहे होते हैं, लेकिन ये साथ में डर भी रही होती है मूवी देखते हुए। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मूवी वूवी देखने के बाद, सारी तफरीह करने के बाद, ली जियो को उसके ड्रोम छोड़ने के लिए आता है, लेकिन उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा ड्रोम तक, मैं तुम्हें अकेले रात को जाने नहीं दूँगा। तो वो कहती है ठीक है हम चलते हैं। वो काफ़ी बातें करते हुए आ रहे होते हैं कि जैसे ही वो वहाँ ड्रोम में पहुँचती है तो वहाँ पर ताला लगा हुआ होता है, मतलब कि गेट बंद हो चुका होता है। तो वो चढ़ के जाने की कोशिश कर रही होती है और वो उसे मना करता है कि नहीं नहीं ऐसे मत जाओ, तुम्हें लग जाएगी, मैं देखता हूँ किसी को बुलाता हूँ और दरवाज़ा खुलवाता हूँ। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और दोबारा दीवार फैलान कर जाने लग जाती है और इससे कहती है कि ये तो मेरे रोज़ का काम है, मैं ऐसे ही जाती हूँ। वो उसके लिए काफ़ी परेशान हो रहा होता है। वो टाटा बाय बाय करके वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब वो अपने घर में सोकर उठता है तो वहाँ पर उसकी मेड उसे वही जियो का क्लिप देती है और उससे कहती है कि किसी का क्लिप वहाँ पर कमरे में रह गया था, तो यहाँ उसे अब क्लिप वापस करने का सोचता है। दूसरी तरफ यहाँ पर जियो का बुरा वक्त स्टार्ट हो जाता है और उसकी नौकरी कैफ़े से हट जाती है और कैफ़े से इसे निकालने वाली ये वेन ही होती है। इसकी नौकरी छूटने पर वेन बहुत खुश हो रही होती है। ये यहाँ पर उदास जा ही रही होती है इसी सदमे में कि एकदम से उसे दूसरा झटका पड़ता है जब उसके अंकल इससे कॉल करके इससे उधार वापस मांगते हैं कि हमें बड़ी ज़रूरत है। तो ये रोने लग जाती है कि यार अब मैं क्या करूँ, अब जितने भी पैसे मेरे पास पड़े हैं वो सारे इनको देने पड़ जाएंगे, मेरे पास तो जॉब भी नहीं है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ली आता है कैफ़े, तो यहाँ पर वेन से वो उसी जियो के बारे में पूछता है, तो वो झूठ झूठ कह देती है कि वो नौकरी छोड़ के खुद ही चली गई, पता नहीं क्यों गई है। तो वो परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं घर आके फ़ौरन जियो को कॉल मिलाता है और इससे कहता है कि तुमने नौकरी क्यों छोड़ी। तो वो भी उसे सच्चाई नहीं बताती और इससे कहती है कि हाँ मुझे पढ़ना था ना, इसी वजह से मेरे पास टाइम नहीं था नौकरी करने का। लेकिन कहीं ना कहीं ली समझ जाता है और इससे कहता है कि मुझे चाइनीज़ टीचर की ज़रूरत है जो कि मुझे चाइनीज़ सिखाए, तो क्यों ना तुम मेरी टीचर बन जाओ। तो वो यहाँ से कहती है कि ठीक है मैं बन तो जाऊँगी, लेकिन मैं कोई फ़ीस वीस नहीं लूँगी। वो उससे कहता है कि फ़ीस के बगैर मैं तुम्हें कैसे हायर कर सकता हूँ। लेकिन वो कहती है नहीं नहीं, तुमने वैसे ही मेरे पे बहुत एहसान किए, तो तुम भी ये एहसान ही समझ लो। तो वो भी कुछ नहीं कहता और मान जाता है और उससे कहता है कि सही है कल हम लाइब्रेरी में मिलते हैं। दूसरे दिन जैसे ही वो लाइब्रेरी आता है उससे मिलने के लिए, तो वहाँ का गार्ड उसे कार्ड के बगैर अंदर आने नहीं देता। तो वो फ़ौरन जियो को कॉल मिला रहा होता है, लेकिन उसका नंबर मुसलसल बन जा रहा होता है। तो इतने में वहाँ पर वेन आ जाती है और इससे कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि यहाँ जियो से मिलने आया है। तो इसे झूठ झूठ कह देती है कि जियो जो है वो बाहर मुझे दिखी थी, वो तो अपने दोस्त को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जा रही है, वो यहाँ थोड़ी है। तो ये बात सुनकर इसका मुंह बढ़ने लग जाता है और साथ में इसको कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि वो यहाँ उससे चाइनीज़ सीखने आया है। तो इससे कहती है कि क्यों ना तुम मुझसे चाइनीज़ सीख लो, मैं भी बहुत अच्छी चाइनीज़ सिखाती हूँ। तो वो यहाँ पर इससे कटा देता है और इससे कहता है कि अगर तुम्हें चाइनीज़ सिखाने का इतना ही शौक है तो मेरे भाई को सिखा दो, उसे भी चाइनीज़ टीचर की काफ़ी ज़रूरत है। उसे कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर दिखाते हैं कि जियो यहाँ पे अंदर बैठी हुई लाइब्रेरी में उसी का वेट कर रही होती है कि वो अभी तक आया क्यों नहीं। तो वो अपना मोबाइल निकाल कर देखती है कि क्या पता उसने मुझे कॉल्स की हों।
तो पता चलता है कि उसका मोबाइल तो ख़राब हो चुका होता है। दूसरी तरफ जियो जब बाहर आती है तो उसको अपनी दोस्त दिखती है और दोस्त उसकी कहती है कि मैंने तुम्हारी कहीं जॉब लगवाई है, तुम वहाँ जाके काम कर लेना, वहीं ना की कंपनी में। ना को आर्ट गैलरी के अंदर ट्रांसलेटर की ज़रूरत है कि वो सारी पेंटिंग्स को ट्रांसलेट करे, तो मैंने तुम्हारा उसे बता दिया है कि तुम्हें सब कुछ आर्ट्स के बारे में पता है क्योंकि तुम्हारी फैमिली को भी मालूम है, तो मैंने ऐसा बड़ा चढ़ा के तुम्हारे बारे में कह दिया है। तो जियो कहने लग जाती है कि मुझे तो आर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, तुमने ऐसा क्यों कह दिया, मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगी। लेकिन वो सोचती है कि चलो मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगी क्योंकि मुझे इस जॉब की ज़रूरत है। दूसरी तरफ ये फ़ौरन अपनी दोस्त से मोबाइल मांगती है ताकि वो ली को कॉल कर सके, और फ़ौरन ली को कॉल मिलाकर कहती है कि मैं तुम्हारा कब से वेट करी थी, तुम आई क्यों नहीं। तो वो उससे कहता है कि अच्छा तुम वहीं थी, तुम्हारी दोस्त ने जो मुझे कहा कि तुम वहाँ हो ही नहीं और अपने दोस्त को रिसीव करने के लिए गई हो, वो उसी कैफ़े वाली वेन के बारे में इसे बता देता है। तो यहाँ पर ये जैसी ये बात सुनती है तो मुंह बनाने लग जाती है कि वो तो वैसे ही हमारे ख़िलाफ़ ही है, तो वो तो झूठ बोलेगी ही। और वो कह देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं कब से तुम्हारा वहीं बैठ के वेट कर रही थी। ये लोग अब यहाँ दूसरे दिन मिलने का प्लान कर लेते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ना फ़ौरन आ जाता है मिलने के लिए जियो से और उससे कहता है कि तुम्हें ये चीज़ें ट्रांसलेट करनी है, लेकिन जियो ऐसे नहीं बताती कि उसे आर्ट्स के बारे में इतना कुछ नहीं पता। ना कहता है कि मैं तुम्हें आर्ट गैलरी लेके जाने से पहले तुम्हें कुछ नए कपड़े दिलाना चाहता हूँ, ये भी अच्छे हैं लेकिन तुम कुछ और कपड़े पहन के वहाँ जाना। दूसरी तरफ जियो का फादर भी इस शहर में आ जाता है और रोम आ जाता है अपनी बेटी से मिलने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसे वेन मिलती है और वो उससे कहती है कि हमें नहीं पता कि जियो कहाँ है। वो मना करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ जियो सारी पेंटिंग्स को डिस्क्राइब कर रही होती है आर्ट गैलरी में, और वहाँ ना उससे बड़े मज़े से हंस हंस के देख रहा होता है। दूसरी तरफ उसी आर्ट गैलरी में ये ली भी आ जाता है और उसकी मुलाकात इस ना से हो जाती है। ना से ये बातें कर ही रहा होता है कि इतने में उसके पीछे पीछे वहाँ पर ये जियो आ जाती है। जैसे ही वो जियो को देखता है तो उससे गलतफहमी होती है और उसे ऐसा लगता है कि ये और ना शायद बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। तो ये उससे कहने लग जाता है ना से कि आपकी गर्लफ्रेंड काफ़ी प्रेटी है। यहाँ पर वो कोई और कुछ बोले ना पहले ही उस जियो की तारीफ़ों के पुल बांधने लग जाता है और कहता है कि ये आर्ट्स के बारे में से सब मालूम है, ये है, ये वो है। वो हैरानी से उसे चुप करा रही होती है कि कुछ ज़्यादा तारीफ़ें मेरी मत करो। ली जैसे ही जियो से बात करने के लिए आता है तो वो उसे सारी क्लैरिफिकेशन देने बैठ जाती है और उससे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, मुझे तो आर्ट्स के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, और सच बता देती है। और उससे कहती है कि मेरी तो यहाँ पे जॉब ऐसी ही लग गई है, और ये ना जो है वो तो मेरा बॉस है, उसने तो बस मुझे यहाँ पे जॉब लगवाई है और कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे करके उसे सारी कहानियाँ बता देती है। वो कहता है कि कुछ ज़्यादा ही हॉनेस्ट हो तुम। उसकी बातें सुनकर ही उसको सुकून भी मिल जाता है कि भाई चलो ऐसा कोई सीन नहीं है। ये कहती है कि वैसे भी आर्ट्स को एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बस दिल को छूने वाली बात होती है, ये दिल को छूना चाहिए पिक्चर। तो वो कहता है ओह अच्छा, तो ये जो पीछे पिक्चर बनी हुई है ज़रा बताना तो तुम्हारे दिल को कैसे छू रही है ये, ज़रा एक्सप्लेन तो करो। तो अब ये सोचती है कि अब मैं क्या करूँ, अब तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। तो इधर उधर की कहानियाँ करके ऐसी उल्टी सीधी एक्सप्लेनेशन दे रही होती है और इतने कॉन्फिडेंस से दे रही होती है कि सारे तालियाँ बजाने पर मजबूर हो जाते हैं। और वो कहता है कि ओह तुमने काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है, तो क्यों ना तुम अब इस पिक्चर की भी दो। जैसे ही वो इस पिक्चर को देखती है तो उसमें खून और ब्लड वगैरह की चीज़ें होती हैं, तो ये ब्लड वगैरह की पिक्चर देखकर ये बेहोश हो जाती है। ये जैसे ही इसे हॉस्पिटल लेकर आता है तो वहाँ ना भी इसके पीछे पीछे आ जाता है और वहीं बैठा हुआ होता है। जैसे ही वो करवट बदलने लगती है तो दोनों ही उसे टच करने लग जाते हैं और दोनों एक दूसरे की शक्ल भी देख रहे होते हैं कि ये क्यों टच कर रहा है, वो क्यों टच कर रहा है। तो बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे से पूछ लेते हैं कि आप जियो के क्या लगते हैं। ना बता देता है कि मैं तो इसका बॉस हूँ और कुछ नहीं, और ली भी बता देता है कि मैं तो बस इसका दोस्त हूँ और कुछ नहीं। तो ये बात सुनकर ली को बड़ी खुशी हो रही होती है। ली जियो के पास बैठा ही होता है कि वो होश में आ जाती है, और जैसे ही वो होश में आती है तो वो बताती है कि उससे रेड कलर से और रेड कलर की जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब से काफ़ी डर लगता है, क्योंकि उसकी अम्मा की डेथ भी ब्लड के लॉस की वजह से ही हुई थी। तो इसी वजह से उसने अपने दिमाग में ये डर बिठा लिया है। तो वो फ़ौरन उसका हाथ पकड़ता है और उसको दिल की तसल्लियाँ दे रहा होता है और उससे कहता है कि अब तुम रेड कलर से नहीं भागोगी, बल्कि तुम हर चीज़ रेड ही पहनोगी, हर चीज़ रेड को ही देखोगी ताकि तुम्हारा ये डर निकले। तो ये बात सुनकर ये काफ़ी खुश हो रही होती है कि मुझे ऐसा कभी किसी ने कहा नहीं। तो यहाँ जैसे ही देखती है कि वो उसका हाथ पकड़ा हुआ है तो वो खुश होने लग जाती है दिल ही दिल में। दूसरी तरफ वो उसको अपने घर ले आता है, और वो इसलिए लाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो दीवार फैलान के फिर से ड्रोम में घुसे। इस वजह से वो उसे अपने घर ले आता है। यहाँ वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो वो उसकी दाढ़ी को देख लेती है और उससे पूछती है कि तुमने ये कटवाई क्यों नहीं। तो वो बताता है कुछ फ़नी सा रीज़न, और उससे कहने लग जाता है कि क्या तुम टच करके देखना चाहती हो। तो वो फ़ौरन टच करके देखने लग जाती है। ये लोग ये हरकतें कर ही रहे होते हैं कि इतने में वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं, और इनके बीच में रोमांस स्टार्ट होने ही वाला होता है कि वो अपना मुंह हटा लेता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ, और चला जाता है। और वो यहाँ शर्माने के लिए बैठ जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि उसका फादर अभी तक रूम में खड़ा होकर उसका वेट कर रहा होता है कि वो अब आए, वो अब आए। तो वो रात को दोबारा वेन से पूछता है कि वो कहाँ है। तो वो इधर उधर की बातें करके उससे कह देती है कि शायद उसका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, क्या पता वो वहीं रुकी हुई हो। तो उसका अब और परेशान हो जाता है और पूरी रात बैठा वहीं पर उसका वेट करता रहता है। दूसरी तरफ ली उसे उसका कमरा दिखाता है और साथ में उसको अपने कपड़े भी दे देता है कि तुम ये चेंज करके आराम से सुकून से सो जाना। वो उसके कपड़े देखकर काफ़ी खुश हो रही होती है।
और वो पूरी रात नहीं सो पा रही होती क्योंकि उसका दिल भी अब उसके लिए धड़कने लग जाता है, वो उसी के बारे में सोच रही होती है। यहाँ दिखाते हैं कि जैसे ही इसका यहाँ जूस वगैरह ख़त्म होता है, तो जैसे वो लेने जा ही रहा होता है कि सामने से ये खुद उसके लिए दूध लेकर आ जाती है और उससे कहती है कि ये लो तुम पी लो। जैसे ही वो दूध पीता है तो पूरे मुँह पर अपने बच्चों की तरह दूध लगा लेता है। तो वो उसे बताने की कोशिश कर रही होती है कि तुमने अपने पूरे मुँह पे दूध लगा लिया है, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रही होती। तो वो खुद आकर उसका मुँह साफ़ करने के लिए लग जाती है। जैसे ही वो उसका मुँह साफ़ करती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? तो वो फ़ौरन शर्माने लग जाती है। तो इतने में यहाँ पर वो उसकी तरफ आता है, इन लोगों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। जियो को तो पहले ही ली काफ़ी पसंद आ जाता है, तो यहाँ पर जैसे ही इन लोगों का सीन ऑन होता है, तो फ़ौरन शर्माने लग जाती है। वो भागकर अपने बेड पर आती है और पूरे कमरे में झूल रही होती है खुशी से। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ये लोग जैसे ही सुबह उठते हैं, तो यहाँ वो उसे पेपर का जहाज़ बनाना सिखा रहा होता है कि इस तरीके से पेपर का जहाज़ उड़ाते हैं। यहाँ इन लोगों का एक रोमांटिक मोमेंट बना हुआ होता है, वो एक दूसरे से काफ़ी बातें कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ वो अपना ड्रेस दिखाती है उसे आकर, तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम ये पहन के यूनिवर्सिटी जाओगी? तो वो कहती है हाँ, ये पहन के तो नहीं जा सकती, काफ़ी अजीब लगूंगी। ऐसा करती हूँ जैकेट पहन लेती हूँ। तो वो उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें और नए-नए कपड़े दिलाता हूँ, क्योंकि उसका पर्स जो होता है जियो का, वो उसी ना की गाड़ी में छूट जाता है। दूसरी तरफ वेन ली के कहने पर आ जाती है उसके भाई के पास उसे चाइनीज़ सिखाने के लिए और यहाँ पर कंपनी में नौकरी भी मांगती है। तो यहाँ वो उससे कहता है कि मुझे तो ली ने नहीं कहा तुम्हारे बारे में कुछ भी, तो ऐसा लगता है कि तुम मेरे भाई को पसंद करती है और यहाँ पर आ गई हो उसका पीछा करते करते। लेकिन तुम्हें मैं बता दूँ कि उसके स्विट्ज़रलैंड में वैसी ही गर्लफ्रेंड है और उसको ऐसी उल्टी सीधी बातें करके और उसको काफ़ी डिग्रेड करके काफ़ी सुना रहा होता है। तो उसके मुँह पर लगा देती है एक थप्पड़ और उसे डबल बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जियो और ली एक साथ बैठे हुए होते हैं दोबारा और वो उसे चाइनीज़ सिखा रही होती है और साथ ही साथ ये लोग एक दूसरे से रोमांटिक बातें भी कर रहे हैं। अब फाइनली जैसी वो रोम आती है तो उसकी मुलाकात उसके फादर से होती है और वो अपने फादर को सब समझा देती है कि मैं हॉस्पिटल में थी जब भी मैं यहाँ पर रोम में नहीं आई, और वो उसे साफ मना कर देता है कि तुम कोई बॉयफ्रेंड के चक्कर में मत पड़ना, पढ़ाई पे फोकस करो। और उसके हाथ में जैसे ही एक शॉपर देखता है कपड़ों का, तो उसमें से कपड़े निकाल कर देखता है तो वो इस तरीके के होते हैं। तो उसको काफ़ी चिल्ला रहा होता है कि तुम इस तरीके के कपड़े पहनती हो, ऐसी कौन सी जॉब कर रही हो तुम, और उसे काफ़ी सुनाता है और उससे कहता है कि फैमिली का नाम मत डुबाना तुम, और यहाँ पर मैं सिर्फ आज तुमसे मिलने के लिए आया था, मैं वापस जा रहा हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर ली उसे मिलने के लिए बुलाता है और उसके लिए गिफ्ट लाता है और उससे कहता है ये तुम तब खोलना जब मैं चला जाऊँ, क्योंकि अब ये 2 वीक्स के लिए काम के सिलसिले में बाहर जा रहा होता है। तो जब ही इससे मिलने के लिए आया होता है, ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी गले मिल रहे होते हैं और ली से कहती है कि मुझे तुम कॉल करते रहना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, और वो यहाँ उसे टाटा बाय बाय करके चला जाता है। जैसे ही वो वहाँ से जाता है और वो उसका गिफ्ट खोलती है तो अंदर से मोबाइल निकलता है, तो साथ ही साथ वो खुश भी हो जाती है। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में वेन की परफॉर्मेंस होती है, लेकिन वहाँ गिटार बजाने वाला कोई नहीं होता। तो वो कह रही होती है कि अब क्या करूँगी मैं, मेरी तो अभी परफॉर्मेंस है और गिटार बजाने वाला कोई है ही नहीं। तो यहाँ ये लोग इसे मशवरा देते हैं कि क्यों ना तुम जियो को बुला लो, वो तो काफ़ी अच्छी गिटार बजाती है। तो वो कहने लग जाती है कि नहीं नहीं, वो मेरी मदद क्यों करेगी, मैंने तो उसके साथ काफ़ी बुरा किया है। अब इससे अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है। लेकिन ये लोग यहाँ पर किसी न किसी तरीके से जियो को मना लेते हैं और परफॉर्मेंस के टाइम पर सब उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं क्योंकि वो अभी तक नहीं आई होती। तो ये लोग टेंशन में खड़े होते हैं कि वो आएगी या नहीं, लेकिन वो आ जाती है और उसकी परफॉर्मेंस में काफ़ी हेल्प करती है। जैसे उसकी परफॉर्मेंस ख़त्म होती है तो वो जियो को बुलाती है और उससे सॉरी कह रही होती है, माफ़ कर दो कि मुझे लाइब्रेरी में ऐसा ली को झूठ नहीं बोलना चाहिए था तुम्हारे बारे में। और इससे यहाँ पर पता भी चल जाता है कि जियो और ली का कुछ न कुछ चल रहा है। तो वो उससे कहती है कि गुड लक। तो जियो भी इसे माफ़ कर देती है और इससे कहती है और इससे पूछता है कि तुम हो कहाँ। तो वो उसे बताती नहीं है कि वो स्टेशन में है, क्योंकि वो वहाँ टिकट खरीद रही होती है, क्योंकि वो अपने घर जा रही होती है, न्यू ईयर जो आने वाला होता है। ली का बिजनेस का काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ होता, वो बस जियो से मिलने के लिए यहाँ आया होता है और इससे कहता है कि तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने के बाद मैं भी अपने काम के लिए निकल जाऊँगा। जियो ये बात सुनकर बड़ी खुश होती है कि तुम यहाँ से मुझसे मिलने के लिए आए हो। इतने में यहाँ फाइनली इसका नंबर आ जाता है, लेकिन जब वो टिकट खरीदने के लिए पैसे निकालती है तो उसके पास तो वॉलेट ही नहीं होता। यहाँ ये जियो से कहती है कि तुम अपना वॉलेट ढूंढ लो, मैं तुम्हारे लिए टिकट रख दूंगी। लेकिन ली मना कर देता है और कहता है कि हमें टिकट नहीं चाहिए, और जियो से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम प्लेन में मेरे साथ चलो। और वो उसे काफ़ी मनाने की कोशिश कर रहा होता है और इससे कहता है कि क्यों ना आज हम कहीं ना जाएं, आज हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें और कल फिर तुम अपने घर चले जाना, मैं भी काम के लिए चला जाऊँगा। तो वो उसकी बात मान जाती है, वो कहती है कि ठीक है। यहाँ वो उसे अपने घर ले आता है और दूसरे दिन ये लोग एयरपोर्ट जा रहे होते हैं और यहाँ ये अपने घर पहुँच जाती है। और घर पहुँचने के बाद ये पहली कॉल ली को मिलाती है और ली भी दूसरे शहर पहुँच जाता है काम के सिलसिले में, और वो जियो से कहता है कि मैंने तुम्हारे बैग में क्रेडिट कार्ड रखा है, मैं जानता हूँ कि तुम मेरा पैसा इस्तेमाल नहीं करोगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ज़रूरत के वक्त पे तुम्हारे पास पैसे हो। तो ली को अपने लिए फिक्रमंद देखकर काफ़ी खुश होने लग जाती है। फादर इसके ऊपर इतना ज़्यादा शक इसलिए कर रहा होता है क्योंकि इसको इसका फ़ोन और क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। तो जब भी ये फ़ौरन से उसके मोबाइल से ली को कॉल करता है और ली जैसी कॉल उठाता है तो वो उसे काफ़ी सुनाता है और उससे कहता है कि मेरी बेटी से दूर रहना, आइंदा के बाद मेरी बेटी से मिलना नहीं।
अगर तुम मेरी बेटी के आसपास दिख गए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ली इसकी बातें सुनकर परेशान होने लग जाता है और जियो का फादर उसका मोबाइल तोड़ देता है और उससे कहता है कि क्रेडिट कार्ड भी तुम्हें नहीं मिलेगा, और जब तक तुम यहाँ वेकेशन के लिए आई हुई हो, ना ही तुम इस कमरे से बाहर जाओगी, ना ही इस घर से बाहर जाओगी, और ना ही किसी को कॉल मिलाओगी। तो वो थक हार कर गुस्सा कर कर अपने फादर पर चिल्लाती है और उनसे कहती है कि मैंने उस लड़के से प्यार किया है, मैं मोहब्बत करती हूँ उस लड़के से, मैंने गलत क्या किया है? कुछ भी तो गलत नहीं किया मैंने। तो ये बात सुनकर इसके फादर को बहुत गुस्सा आता है और उसके मुंह पर थप्पड़ लगा देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ली अपना सामान पैक करता है और जियो से मिलने के लिए उसके शहर आ रहा होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है कि आखिरकार वो कर क्या रही होगी और वो कैसी होगी। कुछ टाइम बाद ली भी जियो के शहर पहुंच जाता है, लेकिन उसे नहीं मालूम होता कि वो कहाँ रहती है। उसको सिर्फ उसके स्कूल के बारे में ही मालूम होता है, तो वो बस उसके स्कूल के लिए निकल पड़ता है। तो वो थक हार कर अपना बैग लेकर घर से जाने लग जाती है, तो वो उसे रोक रहा होता है कि तुम न्यू ईयर के लिए आई हुई हो, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तो वो अपना बैग सब वहीं छोड़ती है और साइकिल उठाकर वहाँ से निकल जाती है। जियो का भाई काफ़ी अच्छा होता है और वो उसकी फ़िक्र में उसके पीछे पीछे आता है और उससे कहता है कि वापस घर चलो, लेकिन वो कहती है कि मैं अपनी आंटी के घर पर जा रही हूँ और तुम फादर के साथ रहो। वो चली जाती है। उसकी आंटी का घर करीब नहीं होता, काफ़ी दूर होता है, तो वो काफ़ी दिनों तक साइकिल पर ही ट्रैवल करके अपनी आंटी के घर पर जा रही होती है। ली को भी जियो कहीं नहीं मिल रही होती, तो वो उसी शहर में ही रुका हुआ होता है जहाँ जियो होती है और किसी होटल में बैठ के अपना काम कर रहा होता है और दिन रात उसकी कॉल का वेट कर रहा होता है। फाइनली जियो जब अपनी आंटी के घर पर पहुँचती है तो वो फ़ौरन ली को कॉल मिलाती है। ली उसकी आवाज़ सुनकर काफ़ी खुश होता है और उसे बताता है कि मैं भी इसी शहर में आया हुआ हूँ। तो वो उसे अपनी फ़ौरन लोकेशन सेंड करती है। वो उससे मिलने के लिए दौड़ा चला आता है। उसे देखकर वो काफ़ी खुश होती है और उसे बताती है कि मैं यहाँ अपनी आंटी के घर पर आई हूँ, अपने अब्बा के घर से यहाँ आ गई थी। उसे अपने अब्बा के बिहेवियर के लिए सॉरी भी कह रही होती है और अब वो सोचती है कि मैं तुम्हारे साथ न्यू ईयर स्पेंड करूँगी, हम लोग चलते हैं। यहाँ बातों ही बातों में से ये भी पता चलता है जियो को कि ली की तबीयत ख़राब हो रही होती है, उसको बुखार चढ़ने लग जाता है। तो जैसे ही वो उसे घर पर लेकर वो उसे बताता है कि जब मैं स्ट्रेस में होता हूँ तो मेरी पूरी बॉडी पर एलर्जी हो जाती है, अभी भी मुझे एलर्जी हुई हुई है। और ये स्ट्रेस उसको इसकी वजह से ही हुआ हुआ होता है, क्योंकि इसके फादर ने जो उसे कॉल करके काफ़ी सुनाई होती है। यहाँ पर वो उसकी फ़िक्र कर रही होती है और साथ में उसे हँसाने की भी कोशिश कर रही होती है ताकि इसका मूड अच्छा हो जाए। उसका बुखार कम करने की कोशिश कर रही होती है और उसकी काफ़ी खिदमत कर रही होती है पूरी रात बैठ के। जब वो सुबह सोकर उठती है तो वो उसके पास आता है और उसे बताता है कि तुम्हारी वजह से मेरी सारी एलर्जी ख़त्म हो चुकी है और बुखार भी मेरा कम हो चुका है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से। तो वो काफ़ी खुश हो जाता है। इन दोनों ने न्यू ईयर एक साथ स्पेंड करने का सोचा होता है, लेकिन वो उससे कहता है कि तुम्हें थोड़ी देर के लिए अपनी आंटी से मिल लेना चाहिए। तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारी आंटी के घर कुछ देर के लिए छोड़ देता हूँ। यहाँ वो उसको उसकी आंटी के घर पर छोड़ने के लिए आता है, लेकिन साथ ऊपर जाने के लिए मना कर देता है और उससे कहता है कि बस कुछ वक्त के लिए जाओ, तुम जाके मिलो और मुझे कॉल करके बुला लेना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। और साथ में उसके लिए नया फ़ोन भी लेकर आता है। वो जाने से पहले उसके गले लग जाती है और वो दोनों एक दूसरे से जब गले मिल ही रहे होते हैं, इतने में वहाँ जियो की आंटी आ जाती है और वो ली को देखकर काफ़ी हैरान हो रही होती हैं। जियो अली को अपनी आंटी से मिलवाती है और अपनी आंटी के घर जाने से मना कर रही होती है और उससे कहती है कि अगर तुम चलोगे तो ही मैं जाऊंगी, वरना हम यहाँ से चलते हैं। तो ली को जियो की बात माननी पड़ती है और वो उसकी आंटी के घर आने के लिए तैयार हो जाता है। ली जियो की आंटी के घर पे इसलिए नहीं जा रहा होता क्योंकि वो बिल्डिंग में रहती है और वहाँ कोई एलिवेटर नहीं है, इसको सीढ़ियों के ज़रिए ही जाना पड़ेगा। लेकिन जब जियो को इस बात का एहसास होता है तो वो उसे मना करती है कि मत जाओ और उसे बताती है कि उनका जो घर है वो 7th फ्लोर पर है। लेकिन वो उसे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं जा सकता हूँ, मैं हर जगह ऐसे जाया करता हूँ। यहाँ वो जियो के साथ सीढ़ियाँ चढ़कर आ रहा होता है और जियो उसकी काफ़ी केयर कर रही होती है, काफ़ी उसका ख्याल रख रही होती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई तुम्हारे साइड हो ना हो, मैं तुम्हारे साइड हमेशा रहूँगी। वो उससे कहता है कि तुम इतना भी मेरे साइड पे मत रहो कि मुझे तुम्हारी आदत हो जाए। बात पूछने का कहता है कि क्या तुम मेरे पैर के बारे में कुछ पूछना नहीं चाहती? तो वो उसे फ़ौरन चुप करा देती है और इससे कहती है कि ये सवाल तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पूछना। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड भी करते हैं। असल में ली जो है वो अपने ऑफिस से हॉलीडेज़ की छुट्टियाँ लेकर आया होता है, तो वो अपना टाइम सारा स्पेंड इस जो के साथ कर रहा होता है। ये लोग घूम फिर रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ पर फिंगरप्रिंट्स वाली रिंग नज़र आती है, तो वहाँ दुकान पर ये लोग अपने फिंगरप्रिंट्स भी दे देते हैं ताकि उन्हें वो रिंग मिल जाए। दूसरी तरफ यहाँ पर जियो से कह रही होती है कि मुझे तुम्हारे साथ पिक्चर खिंचवानी है, लेकिन वो मना कर रहा होता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी खींचो। लेकिन उसकी बार बार कहने पर वो मान जाता है। वो सामने किसी शख्स से कहती है कि हमारी पिक्चर खींच लो, तो जैसे ही वो उनकी पिक्चर खींचता ही है कि एकदम से उनका कैमरा लेकर भागने लग जाता है। जियो उसके पीछे पीछे भाग कर आती है तो वो अपना चाकू निकाल लेता है और उसे मारने की धमकी दे रहा होता है, तो जियो उसे बड़ी ज़ोर से लात मारती है और अपना कैमरा लेकर वहाँ से भाग जाती है। जब वो वहाँ से बाहर आती है तो ली को बताती है कि मैंने बड़े मज़े से उसे मार के अपना कैमरा वापस ले लिया। तो वो बड़ा खुश हो जाता है कि तुम तो बहुत ही बड़ी तीस मार खां निकली, अब तो मुझे भी अपने आप को तुमसे बचाना होगा। दूसरी तरफ जी भी ना के साथ अपना एग्रीमेंट कर लेता है और ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट अपनी हटा देता है और इसे रख लेता है। दूसरी तरफ ये लोग यहाँ पर एक साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ खा पी रहे होते हैं। वो उसे उसके घर में शीशा भी लगवा देती है और नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि ली डॉक्टर से जब मिलता है तो वो उसे वक्त पे दवाइयाँ लेने का कहते हैं।
यहाँ दिखाते हैं कि वो प्रैक्टिस कर रहा होता है कि वो कैसे जियो को प्रपोज़ करे। लेकिन ये सब बातें जब वो सोच ही रहा होता है कि इतने में वहाँ जी आ जाता है और इससे कहता है कि तुम्हें अपनी सर्जरी करवानी होगी, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें जल्दी करवानी है, इसीलिए तुम्हें कल ही स्विट्ज़रलैंड अपने वापस घर जाना होगा। तो ये बात सुनकर ली परेशान हो जाता है कि इतनी जल्दी क्यों और कल ही क्यों, मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया, मुझे इतना सब कुछ करना था। यहाँ पर दिखाते हैं कि वो जियो की फ़ोटोज़ अपनी एल्बम में डालने लग जाता है क्योंकि ये अब जा जो रहा होता है। यहाँ जियो भी इस ली के बारे में ही सोच रही होती है। यहाँ ली सिर्फ जाने के लिए नहीं बल्कि किसी और बात के लिए भी परेशान हो रहा होता है। वो जियो को लेटर लिखने की कोशिश कर रहा होता है और 50 लेटर लिख चुका होता है, लेकिन सारे फेंक रहा होता है कि इसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ये क्या लिखे। और जियो की बात सोच रहा होता है कि उसने मुझे कहा था कि जब वो मुझे बीमार देखती है तो उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसकी अम्मा भी इस दुनिया से चली गई थी। तो ये यहाँ पर काफ़ी उसी के बारे में सोचने के बाद उसके ड्रोम आ जाता है और उसे फ़ौरन कॉल मिलाकर कहता है कि नीचे आओ, मैं बाहर खड़ा हूँ। वो फ़ौरन भागकर उससे मिलने के लिए आती है, लेकिन यहाँ पर वो उसे नहीं बताता कि मैं जा रहा हूँ और उससे कहता है कि बस मैं तुम्हें देखने के लिए आया था। वो कहने लग जाती है कि तुम इतनी सी बात के लिए आया तो नहीं सकते, सच सच बताओ क्या बात है। लेकिन वो कहता है नहीं नहीं, बस यही बात ही है, ठीक है। और उससे कहता है कि कल मैं तुम्हारा अपने घर पर इंतज़ार करूँगा, ब्रेकफास्ट तुम मेरे साथ करना। वो उसे बताता ही नहीं है कि वो कल जा रहा है। वो उसे कहती है कि ठीक है, मैं वक्त पर पहुँच जाऊँगी। वो उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा होता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो जा रहा है। वो उसे बाय करती है और वो वहाँ से चला जाता है। वो पूरी रात से लेकर सुबह तक ब्रेकफास्ट का प्लान ही कर रहा होता है कि इतने में वहाँ वो उसके घर आ जाती है। जब वो घर आती है तो वो देखकर बड़ी हैरान होती है कि इतना ज़्यादा इंतज़ाम किया होता है उसने। बातों ही बातों में वो उसे बता देता है कि मैं कल जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई बिज़नेस का काम है। वो ये नहीं बताता कि वो किस वजह से जा रहा है। ये बात सुनकर वो हैरान हो जाती है, लेकिन उसे तसल्ली दे रही होती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। वो फ़ौरन उसी गले लग जाता है और वो उसे नहीं बता रहा होता कि वो सिर्फ बिज़नेस के काम के लिए नहीं जा रहा, बस उसके गले लगा हुआ होता है। दूसरी तरफ वो उसका सामान पैक करने में उसकी मदद करती है और उससे कहती है कि मेरी पिक्चर्स वाली एल्बम तुम्हें लेके जाने की क्या ज़रूरत है, वैसे भी तुम कुछ दिनों में आ जाओगे। तो वो फ़ौरन एल्बम लेता है और उससे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें रोज़ देखना चाहता हूँ, इसीलिए ये एल्बम रख दो। तो वो फ़ौरन खुशी से एल्बम रख देती है, तो वो एकदम से उसके गले लग जाता है और वो काफ़ी ज़ोर से उसके गले लगा हुआ होता है। तो वो देखकर हैरान हो रही होती है कि आखिर उसे हुआ क्या है। वो उसे गले लगाए रखता है और जाने का नाम नहीं ले रहा होता, लेकिन फाइनली जब वो वहाँ से जाता है तो जियो का मुंह उतर जाता है। ली प्लेन में बैठने से पहले जियो को वहीं कॉल करता है और उसे बताता है कि मैं कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि मैं शायद कभी भी इस शहर में वापस ना आऊँ। ये बात सुनकर वो शॉक हो जाती है। वो उससे कहता है कि मैंने अपने घर के अंदर तुम्हारे लिए एक लेटर रखा है, वो ज़रूर पढ़ लेना। और उसे सॉरी भी कहता है और उससे ये भी कहता है कि जितना जल्दी हो सके तुम मुझे भुला दो। वो फ़ौरन शॉक हो जाती है और उससे पूछ रही होती है कि ये तुम क्या कह रहे हो? कहीं मुझ में तो कोई कमी नहीं है? कहीं मैंने तो तुम्हारा कोई दिल नहीं तोड़ा? वो काफ़ी उससे सवालात कर रही होती है क्योंकि वो परेशान हो जाती है। वो फ़ौरन इससे कहता है कि नहीं-नहीं, इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम तो बहुत अच्छी हो, मसला तो मेरे अंदर ही है। वो उससे काफ़ी पूछ रही होती है कि आखिर मसला है क्या? हुआ क्या है? लेकिन वो उसे बोलता है कि तुम्हारे लिए यही बेटर है कि तुम कुछ मत जानो, और वो कॉल रख देता है। वो यहाँ परेशान हो जाती है, यहाँ इसकी आंखों में आंसू ही आंसू होते हैं और वो पता नहीं क्या बात उससे छुपा रहा होता है। वो भागकर उसे 50 बार कॉलें करती है, 50 बार अंदर आने की करती है, मिलने की करती है, लेकिन वो मिल ही नहीं पा रही होती इससे। और वहाँ पर वो प्लेन में बैठ के चला जाता है। वो फ़ौरन ली के घर पर आती है और जब वो घर के अंदर आकर देखती है तो पूरा घर खाली का खाली पड़ा होता है। ये देखकर वो बिल्कुल ही टूट जाती है कि इतने में वहाँ पर उसे लेटर नज़र आता है। तो जैसे ही वो लेटर देखती है तो उसमें किसी का नंबर होता है, तो वो फ़ौरन कॉल मिलाती है। जब वो कॉल मिलाती है तो वो एक लॉयर का नंबर होता है जो कि ली का ही होता है, और उससे कहता है कि ली ने जाने से पहले आपके लिए कोई अमाउंट रखी है, अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पैसे ले सकती हैं। ये कहता है कि ली जानते थे कि आप उनसे पैसे नहीं लेंगी, लेकिन उन्होंने फिर भी आपके लिए अमाउंट छोड़ी है। हाँ, ये बात सुनकर इसका दिल टूट जाता है, लेकिन ये उससे कहती है कि मैं आपसे मदद चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ली का नंबर दे दें। लेकिन वो उसे ली का नंबर देने से मना कर देता है, तो वो साफ उसे कह देती है कि ली को कह देना कि मुझे उसके पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ वो ली के घर से जब निकलती है तो ली के ऑफिस आ जाती है और यहाँ पर उसकी एम्प्लॉय से उसका नंबर मांग रही होती है। लेकिन उसकी एम्प्लॉय कहती है कि मुझे तो इस बारे में नहीं पता, तुम एमा से जाकर पूछ लो, उसे पता होगा। वो एमा के पास आकर ली का नंबर जब मांग रही होती है तो उसे पता होता है, लेकिन वो बड़ी चालाक होती है, उससे कहती है कि अगर तुम मुझे इतने पैसे दे दो तो मैं तुम्हें नंबर दे दूँगी। जिया बेचारी के पास कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते, वो अपनी कमाई से ही उसको वो अमाउंट देने के लिए जा ही रही होती है कि वहाँ पर कोई चोर उसे पैसे निकालता हुआ देख लेता है। और जैसे ही वो बस में से निकलती है तो फ़ौरन उसका वॉलेट चुराने लग जाता है। वो सारा गुस्सा उस पर निकाल देती है और काफ़ी उसे मारती है, लेकिन वो फिर भी उसका पैसा चुरा के भाग जाता है। इतने में वहाँ पर ना उसे मिल जाता है, तो वो ना से फ़ौरन पैसे मांगने लग जाती है क्योंकि उसे किसी भी तरीके से ली का नंबर तो चाहिए ही होता है, तो वो उसे पैसे दे देता है। जैसे ही उसको यहाँ पर नंबर मिलता है ली का, तो वो फ़ौरन कॉल मिलाने लग जाती है ली को। ली के पास जब कॉल आती है जियो की, तो उसका नंबर वो पहचान लेता है कि ये जियो का नंबर है, तो वो कॉल नहीं उठा रहा होता। तो यहाँ पर जियो इसे वॉइस मैसेज भेजती है और इसे बताती है कि मैं कॉल कर रही हूँ,
जैसे ही वो उसकी आवाज़ सुनता है तो वो रोने लग जाता है, लेकिन यहाँ वो उसे कॉल बैक करने का कह रही होती है कि जब तुम मेरी कॉल्स देखो तो प्लीज़ मुझे कॉल कर लेना, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर हुआ क्या है। यहाँ ये उसका मैसेज सुन कर रो रहा होता है, लेकिन उसे कॉल बैक नहीं कर रहा होता और पता नहीं क्या ऐसी बड़ी बात होती है जो ये छुपा रहा होता है। दूसरी तरफ ये यहाँ उसका कॉल का इंतज़ार करते करते अपने दिल को तसल्ली देने के लिए और अपना माइंड बदलने के लिए मूवी देखने के लिए आ जाती है, कॉमेडी वाली। सारे लोग कॉमेडी सीन देख देकर हंस रहे होते हैं, लेकिन ये यहाँ पर हंसते हंसते रोने लग जाती है, क्योंकि इसका दिल जो टूटा हुआ होता है और ये सारी बातें उसकी सोच रही होती है। दूसरी तरफ ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी में अपने अकेले बैठी होती है, तो वहाँ पर वेन आ जाती है और वेन को भी ये बता देती है कि वो चला गया और हमारे बीच में कुछ नहीं रहा। तो वो उससे कह रही होती है कि तुम्हें अपना दिल अब उसकी तरफ से हटा देना चाहिए, वो धोखेबाज था, ये था वो था। ये है कि मैंने जी से सुना था कि ली की स्विट्ज़रलैंड में कोई गर्लफ्रेंड है। ये बात जब जियो सुनती है तो इस पर यकीन करने से इनकार कर देती है कि ली कभी मुझे इस तरीके का धोखा नहीं दे सकता, बात कुछ और ही होगी। यहाँ वो ली से नफरत करने के बजाय और मूव ऑन करने के बजाय वेन से कहती है कि मैं ली का इंतज़ार करूँगी, वो एक ना एक दिन मेरे पास वापस ज़रूर आएगा। जियो हर दिन ली को मेल भेजना स्टार्ट कर देती है, इस उम्मीद से कि वो कभी तो उसे रिप्लाई देगा। दूसरी तरफ ली का इलाज चल रहा होता है और यहाँ इसकी तबीयत भी ख़राब हुई हुई होती है। जियो ली को अपने हर मोमेंट्स के बारे में मेल कर करके बता रही होती है और इसे ये भी बताती है कि वो उसे हर दिन कितना मिस करती है। दूसरी तरफ ली जब हॉस्पिटल में होता है तो वहाँ उसे विजिट करने के लिए कोई लड़की आती है। उसकी शक्ल तो नहीं दिखाते, लेकिन फूल पर उसका नाम लिखा होता है जिनेट। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि 1 डेढ़ साल हो जाता है और ली ने अपने पास एक ट्रांसलेटर बिठाया होता है, जो कि जियो के सारे ईमेल उसे पढ़ कर बता रहा होता है, क्योंकि वो सारे मैसेजेस चाइनीज़ में होते हैं। ये शख्स ली से कहता है कि जियो तुम्हें हर दिन रेगुलरली मैसेज करती है, तुम उसको जवाब क्यों नहीं दे देते। तो ली इससे कहता है कि मैं उसे क्या बताऊं कि मेरी ज़िंदगी में कभी भी कुछ हो सकता है, मैं कभी भी मर सकता हूं। असल में ली की जियो से अलग होने की सबसे बड़ी वजह यही होती है, क्योंकि इसे डर होता है कि अगर इससे कुछ हो गया तो जियो का क्या होगा। क्योंकि ली को इस गम का मालूम है, क्योंकि इसके पेरेंट्स भी इसके साथ नहीं थे, तो वो नहीं चाहता कि जियो इस तकलीफ से गुजरे, इसीलिए उससे दूर ही रह रहा है। दूसरी तरफ ली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तो हो जाता है, लेकिन अभी भी इसकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई भी होती। यहाँ ये बैठा हुआ चाइनीज़ सीख रहा होता है, तो यहाँ ग्रैंडफादर इसे इसी बात पर डांट रहा होता है कि तुम्हें अपनी मेडिसिन रेगुलरली लेनी होंगी, अगर तुमने नहीं ली तो तुम्हें वापस हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाएगा, इसलिए अपनी केयर खुद करो। ली यहाँ पर दोबारा से जियो के मैसेजेस पढ़ने लग जाता है, जिसमें उसने अपनी लाइफ के बारे में इसे फिर बताया हुआ होता है। और इन्हीं बातों के दौरान दिखाते हैं कि 4 साल गुजर जाते हैं। जियो की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है और यहाँ इसकी नौकरी भी लग जाती है, लेकिन वो अभी भी ली की यादों में ही होती है। जियो की जॉब ना की ही ट्रांसलेशन कंपनी में होती है और साथ ही वेन इसकी बेस्ट फ्रेंड भी बन जाती है। दूसरी तरफ ली भी अपनी कंपनी के अंदर आ जाता है, लेकिन ये यहाँ सिर्फ इस जी की वजह से आता है। जी इससे कहता है कि तुम सिर्फ 5 घंटे दिन में काम करोगे, अगर इससे ज़्यादा करने की कोशिश की तो तुम्हें वापस भिजवा दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक इस ली की तबीयत पूरे तरीके से ठीक नहीं हुई हुई होती। जी साथ ही साथ इसे कहता है कि यहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए 2 असिस्टेंट्स रखी हैं और वो तुम्हारे कमरे में तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं, तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। ली जैसे ही कमरे के अंदर आता है तो वहाँ वही लड़की मौजूद होती है जो कि हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए आई थी, जिसका नाम था जेनेट। यहाँ पे उसे देखकर वो हैरान हो जाता है, वो फ़ौरन उसे गले मिलने लग जाती है। असल में ये लड़की इसके ग्रैंडफादर की असिस्टेंट होती है। यहाँ ये इससे कुछ अजीब सी बात कहता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो वो उसे कहती है कि काम तो काम होता है ना, काम तो करना है। दूसरी तरफ यहाँ जैसी वो उससे बात करके उसे काम वाम देकर जैसी वो जाती है, तो यहाँ ये जैसे अपना लैपटॉप खोलता है तो ये स्माइल करने लग जाता है, क्योंकि ये जियो की मेल्स जो पढ़ रहा होता है। जियो वही ऑफिस में ही ली को मेल्स भेज रही होती है, तो वहाँ वेन उससे कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी फैमिली वालों ने कोई प्रेशर डाल दिया हो उस पर और वो उसकी ज़बरदस्ती मैरिज करवा रहे हो। वो इन्हीं बातों में उलझे हुए होते हैं कि इतने में वहाँ ये ना इसे बुलाता है जियो को और कहता है कि तुम्हें ट्रांसलेटर बन के किसी मीटिंग के अंदर जाना है, क्योंकि मुझे तुम ज़्यादा काबिल लगती हो, तो इसलिए मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। जियो जैसी उस मीटिंग के लिए निकलती है तो रास्ते में वहाँ उसकी आंटी की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि तुम्हारे फादर की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है और उनका ऑपरेशन जल्द ही जल्द करवाना पड़ेगा, तो तुम्हें पैसे का इंतज़ाम करना होगा। ये बात सुन के जियो परेशान हो जाती है, वो मीटिंग अटेंड ही नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वो आती है ली के घर पर, और जैसे ही वो ली के घर पर आती है तो उसे ली की सारी बातें याद आने लग जाती हैं, क्योंकि पूरा का पूरा घर वैसी का वैसी ही होता है जैसा वो छोड़ के गई थी। वो फ़ौरन कॉल मिलाती है ली के लॉयर को, क्योंकि उसे पैसों की जो ज़रूरत होती है। लॉयर कहता है कि आप फ़ौरन आ जाइए, हम पैसों की डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ ये जैसे ही इसे पैसे लेती है तो इससे साथ में लेटर दे देती है कि ये मेरा उधार है, मैं पैसे वापस करके ही रहूँगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ यहाँ जो उनकी मीटिंग होती है वो जियो की वजह से कैंसिल हुई होती है, तो वो इस ना को काफ़ी सुनाते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारा कितना नुकसान हुआ है, अब सारी भरपाई तुम करोगे। ना को ये बात सुन के बड़ा गुस्सा आता है, वो फ़ौरन जियो को कॉल मिलाता है और काफ़ी सुनाता है कि तुम इतनी इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो। जियो जब उसे बताती है कि उसके फादर की तबीयत ठीक नहीं है और इसे एमरजेंसी में जाना पड़ा, तो वो फ़ौरन ठंडा हो जाता है और इससे कहता है कि तुम ठीक तो हो, और काफ़ी उसकी खैरियत पूछ रहा होता है।
और वहाँ पर उसका लॉयर उसे कॉल करके बताता है कि जियो ने इतने पैसे निकलवाए हैं, लेकिन उसने कहा है कि वो पैसे वापस कर देगी। दूसरी तरफ यहाँ जियो जब अपने फादर के पास बैठी होती है तो पीछे से वहाँ ये ना आ जाता है और इसे नहीं बताता कि वो यहाँ उसकी फ़िक्र में आया है, बल्कि उससे कहता है कि मैं बिज़नेस के सिलसिले में यहाँ आया था, तो मैंने सोचा कि तुमसे भी मिल लूँ। असल में यहाँ वो हॉस्पिटल में अकेली होती है क्योंकि उसका भाई भी बस आ ही रहा होता है। तो ना सोचता है कि हॉस्पिटल में अकेली अपने फादर की कैसी खिदमत करेगी, तो यहाँ मैं उसके सपोर्ट के लिए आ जाता हूँ, तो ये जब ही आता है। दूसरे दिन जब उसका भाई वगैरह सब पहुँच जाते हैं और अब्बा का ऑपरेशन चल रहा होता है, तो ये लोग परेशान हो रहे होते हैं कि डॉक्टर्स ने अभी तक कुछ बताया क्यों नहीं। इतने में डॉक्टर्स जैसे बाहर आते हैं तो वो बताते हैं कि सर्जरी सही नहीं हुई है और हम अपने फादर को नहीं बचा पाए। ये बात सुन के जियो और उसका भाई काफ़ी रोने लग जाते हैं और इन्हें संभालने वाला वहाँ सिर्फ ये ना होता है। कुछ दिनों बाद ना वापस जाने लग जाता है और जियो को कुछ दिनों की छुट्टी दे देता है। दूसरी तरफ ली को भी जियो का वो लेटर मिल जाता है जिसमें उसने लिखा होता है कि उसको इतने पैसे ली को वापस करने हैं, तो ये लेटर वो अपने पास रख लेता है। वो घर आकर ली को दोबारा ईमेल करने लग जाती है और उसे बताती है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है और सारी कहानी लिख देती है। ये सारी बातें पढ़ के ली बहुत इमोशनल हो जाता है। वो फ़ौरन अपना बैग उठाकर जाने लग जाता है, तो वहाँ पर उसका ग्रैंडफ़ादर उसे रोकता है कि तुम कहीं नहीं जाओगे, कि तुम्हें अभी भी बुखार हो रहा है, तुम कहीं नहीं जाओगे। उसकी रोकम टाकी से ली को काफ़ी गुस्सा आने लग जाता है और वो चिल्लाकर कहता है कि क्या मैं 2 मिनट के लिए बाहर भी नहीं जा सकता, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जियो के पास कोई लेटर आता है और जब वो लेटर देखती है तो उसे पता चल जाता है कि वो लेटर उसे ली ने लिखा है। लेकिन वो लेटर वहाँ फाड़ने लग जाती है क्योंकि जियो को ये जान के बड़ा अफसोस होता है कि वो रेगुलरली उसकी सारी मेल्स पढ़ रहा था लेकिन उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो वो फ़ौरन उसे मेल करती है और उसे काफ़ी सुनाती है और यहाँ तक ये भी कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे पास कोई रीज़न होगा मुझे छोड़ के जाने का, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कोई रीज़न नहीं था और ऐसे ही तुम मेरा दिल तोड़ के चले गए। और अब जियो का दिल टूट जाता है और वो उसे लिख के कह देती है कि आइंदा के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सारी उसकी ईमेल ये ली पढ़ लेता है। जियो ली के गम में होती है तो यहाँ वो बार में आ जाती है और ड्रिंक्स पी रही होती है। इतने में वहाँ 2 लड़के उससे फ्री होने लग जाते हैं और उससे डांस करने का कह रहे होते हैं, तो वो वहाँ उन्हें धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ ये जी और ना दोनों ही मसाज करवाने के लिए आए हुए होते हैं, तो जी इस ना से कहता है कि मुझे तुम्हारी कंपनी में से कोई बेस्ट एम्प्लॉय चाहिए, वो भी अपनी कंपनी के लिए, वो भी परमानेंट। तो यहाँ पर ये इसे वेन का बताता है कि मैं वेन को आपकी कंपनी में ट्रांसफ़र कर दूंगा। जब ये वेन के बारे में सोचता है तो हंसने लग जाता है कि हाँ चलो वो भी ठीक है। दूसरी तरफ ना जब इस वेन को बताता है इस अपॉर्चुनिटी का, इस जॉब का, तो वो साफ इनकार कर देती है क्योंकि जब इसे पता चलता है कि वहाँ वो जी होगा और उसके साथ मुझे काम करना होगा तो ये मना करने लग जाती है। लेकिन अपनी जान छुड़ाने के लिए ये जियो से कहती है कि तुम वहाँ जाकर नौकरी कर लो, लेकिन जियो मना करने लग जाती है। वेन उसे काफ़ी बताने की कोशिश कर रही होती है कि ली तो अब वहाँ आता नहीं है, उसका भाई ही सारा बिजनेस संभाल रहा है, तुम्हारी सैलरी भी ज़्यादा होगी। वो उसे काफ़ी बताती है तो जियो मान जाती है। दूसरी तरफ जियो रेगुलरली बाहर आने लग जाती है और वहीं बैठकर वो ड्रिंक्स वगैरह पी रही होती है। उसका पीछा करते करते वहाँ ये ना भी पहुँच जाता है और ये सोच रहा होता है कि ये बार के अंदर कर क्या रही है और इतना टाइम हो गया, ये बाहर क्यों नहीं आ रही है। यहाँ पर ये इतना पी लेती है कि वहीं पर ही खड़े होकर सबको लेक्चर्स देने लग जाती है, जो कपल वहाँ खड़े होते हैं, और उनसे कह रही होती है कि ये जो तुम्हारे साथ है ना, ये सिर्फ वक्ती है, ये तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, और काफ़ी दुख भरी बातें कर रही होती है कि इतने में वहाँ पर ये ना आ जाते हैं और इसे ये तमाशा रोकने का कह रहा होता है। वो उसे कहती है कि तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ गए हो यहाँ पे। ना उसे काफ़ी डांट रहा होता है, काफ़ी लेक्चर्स दे रहा होता है कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम ये हरकतें करोगी, चलो यहाँ से। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुन रही होती है और उसको भगा रही होती है कि तुम्हें क्या, मेरी मर्जी, मैं जो भी करूँ। बातों ही बातों में जब वो उसकी शक्ल देखती है तो उसे ना की जगह वो ली नजर आने लग जाता है। ली को देखते ही वो इमोशनल हो जाती है और उसे काफ़ी सुना रही होती है, काफ़ी डांट रही होती है, काफ़ी मार रही होती है। जियो को ऐसा लग रहा होता है कि वो ली है, इसीलिए वो उसके गले लगकर उसे कह रही होती है कि मुझे छोड़कर दोबारा कभी मत जाना। इतने में ना उसे घर ले आता है और मैं ली की कंपनी में जाने के लिए तैयार हूँ। जब वो ये बात सुनता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो अपना ट्रांसफ़र करवाए या इसकी नज़रों से दूर जाए। ना इससे कहता है कि वहाँ जी होगा और तुम्हें उसे असिस्ट करना होगा, वो तुमसे बहुत काम लेगा, जितनी अय्याशी में तुम यहाँ हो वहाँ सुकून में नहीं होगी। लेकिन जियो फिर भी कहती है कि वो वहाँ काम करना चाहती है। इतने में वहाँ वो ली की कंपनी में पहुँच जाती है। ना को जियो की बड़ी फिक्र हो रही होती है, इसलिए वो उसके पीछे पीछे यहाँ तक चला आता है और उससे डिनर के लिए इन्वाइट कर रहा होता है। लेकिन जियो को लगने लगता है कि शायद सब इनके बारे में गलत ना समझें, इसीलिए वो उसको डिनर के लिए मना कर देती है। जैसे ही वो वहाँ से जाता है पीछे से दूसरी रिसेप्शनिस्ट आ जाती है और जियो से कह रही होती है कि तुमने क्या किया, तुम उसके साथ चली जाती है डिनर के लिए। लेकिन जियो उसे मना कर देती है कि मैं कोई गलतफहमी पैदा नहीं करना चाहती, ना ही उससे कोई उम्मीदें देना चाहती, जब भी मैंने मना किया है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि फाइनली जियो इस जी से मिलने जैसी आती है तो उसकी शक्ल देखकर
उसे पहचान लेता है कि ये वही है जिसने मेरी गाड़ी ख़राब की थी और इससे इतना कुछ नहीं कहता। जियो ने काम पर अपना नाम एनी रखा होता है और वो उससे कहती है कि मेरा इंग्लिश नेम एनी है तो आप मुझे एनी बुलाएं। दूसरी तरफ वो उसकी बातों को इतना रिस्पॉन्स नहीं देता और फ़ौरन उसे काम पकड़ाने लगता है और कहता है कि जाके मेरे लिए लंच लेकर आओ। ये बात सुन के जियो का दिल में गुस्सा आने लग जाता है कि वो अपने पर्सनल काम मुझसे क्यों करा रहा है, जबकि मैं तो यहाँ पे ट्रांसलेटिंग के काम के लिए आई हूँ। लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहती और जाके उसके लिए लंच लेकर आती है। जब वो उसके लिए लंच लेकर आती है तो वो उससे और लंच मंगवाता है, क्योंकि वो उसकी पर्सनल असिस्टेंट जो होती है वो उसके लिए लंच ले आती है। लेकिन लंच लाने के बाद वो फिर भी नहीं रोकता और उससे कहता है कि इतनी सारी फाइल्स हैं, जाकर उसे ट्रांसलेट करके अभी और इसी वक्त मुझे दो। जिया परेशान होने लग जाती है कि वो इतना सारा काम इतने कम वक्त में कैसे करेगी। जैसे वो वहाँ से बाहर आती है तो एमा उसे पैसे लौटाने के लिए आ जाती है और वो वही पैसे उसे वापस लौटा रही होती है जो कि इसने जिया से लिए थे जब जिया से ली का नंबर मांग रही थी। और वो उससे कहती है कि उस टाइम मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, मैंने अच्छा नहीं किया था, इसीलिए आज मेरे पास पैसे आ गए हैं तो मैं तुम्हें पैसे वापस लौटा रही हूँ। दूसरी तरफ रात को जिया जब सो रही होती है तो उसके पास जी की कॉल आती है और वो उससे कहता है कि मुझे ये चीज़ ट्रांसलेट करके दो। वो ये बात सुनकर हैरान हो जाती है कि इस टाइम तो मैं सो रही हूँ और इस टाइम भी इसको काम की पड़ी है। दूसरे दिन सुबह जब वो ऑफिस आती है तो उस पर गुस्सा कर रही होती है कि तुमने मुझे सोने तक नहीं दिया। तो वो उसे बताता है कि मैं भी 4 दिन से नहीं सोया हूँ, तुम इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रही हो तो तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ जियो को इस रिसेप्शनिस्ट से पता चल जाता है कि ली का इंग्लिश नाम एलेक्स है। किसी भी कंपनी को या किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय को नहीं मालूम होता कि ली की तबीयत ख़राब है और वो हॉस्पिटल में है। सब यही समझ रहे होते हैं कि वो काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ है। जैसे उसे इसका इनाम पता चलता है तो वो फ़ौरन जाकर ईमेल चेक करती है और वहाँ पर उसे एलेक्स नाम के इसको ईमेल्स मिल जाते हैं। जैसे वो यहाँ इस बात में लगी हुई होती है कि इतने में इसके पास कॉल आती है उसी रिसेप्शनिस्ट की और वो उसे बताती है कि आपको जी के साथ कॉकटेल पार्टी में जाना है। जैसे ही वो यहाँ जी के साथ कॉकटेल पार्टी में आती है, यहाँ जी को भी ऐसे लग रहा होता है कि जियो ना की गर्लफ्रेंड है और वो उसे ये बात कहता भी है, लेकिन जियो उसे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देती। दूसरी तरफ वो यहाँ ड्रिंक्स पर ड्रिंक्स पीने लग जाती है क्योंकि वो काफ़ी ली को याद करने लग जाती है और उसके दिए हुए मोबाइल के बारे में वो काफ़ी इस जी को बता रही होती है। जी जब उसे इतना ड्रिंक पीते हुए देखता है तो उसे रोकने लग जाता है। वो थोड़ा बहुत ड्रिंक पीती ही है कि उसको इस जी में भी ली नज़र आने लग जाता है। दूसरी तरफ जी ली को कॉल करता है और उससे कहता है कि मैं यहाँ के एम्प्लॉयज़ की तुम्हें तस्वीर भेजता हूँ कि कितना चेंज हो गया और क्या क्या हो गया। जैसे ही वो यहाँ पर उसे लैपटॉप पे पिक्चर्स भेजता है और जैसे ही वो खोल के देखता है तो उसे वहाँ पर जियो की पिक्चर नज़र आ जाती है। ये देखकर वो काफ़ी हैरान होता है और ज़्यादा छानबीन करने के बाद उससे उसका इंग्लिश नेम मिल जाता है एनी, तो वो फ़ौरन उसे कॉल मिला लेता है। जैसे ही वो उसे कॉल मिलाता है तो वो उसकी कॉल उठा भी लेती है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने के बाद वो फ़ौरन कॉल रख देता है। दूसरी तरफ जियो अपनी और ली की कहानी पर कोई नॉवल लिख रही होती है ऑनलाइन, तो यहाँ पर इसे वेन आइडियाज़ दे रही होती है कि ज़्यादा लाइक्स और ज़्यादा व्यूज़ के लिए तुम ऐसा करो कि ली को एंड में मार दो। तो ये बात सुनकर ये कहने लग जाती है कि अगर ली को कहीं से पता चल गया ना तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो उससे कहती है कि कैसे पता चलेगा, हम उसकी कंपनी का नाम थोड़ी लिख रहे हैं, उसे कैसे पता चलेगा कि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ ये इसे आइडियाज़ दे रही होती है, तो रात को ये बैठ के अपनी नॉवल लिखने लग जाती है और एंड में ली को मार भी देती है। जियो जैसे ही अपनी नॉवल इंटरनेट पे अपलोड करती है तो ये देख कर ये रोने लग जाती है कि एंड की लाइन्स तुमने बहुत ज़बरदस्त लिखी हैं। दूसरी तरफ नाज जियो के पास आता है और दोबारा से इससे लंच के लिए इनवाइट करता है, तो इस बार उसे मना नहीं करती और उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है। ना जब जियो के साथ जा रहा होता है तो यहाँ फाइनली वो अपनी दिल की बात जियो से कह देता है और उसे प्रपोज कर देता है। लेकिन जियो अनकंफर्टेबल होने लग जाती है और उसे मना करती है। लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वो तुम्हारे काबिल ही नहीं था और अपने प्यार के दावे कर रहा होता है कि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। जियो जब इसकी बात सुनती है तो फ़ौरन गाड़ी रुकवाती है और उतर के जाने लग जाती है। वो भी उससे नहीं रोकता, वो कहता है कि ठीक है तुम अपना टाइम लो, और वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो वहाँ से जाता है तो जियो को एहसास होता है कि उसका बैग तो उसकी गाड़ी में ही रह गया। जब वो घर आती है तो वो उस ना के प्रपोज़ल के बारे में सोच रही होती है और फ़ौरन ली को ईमेल करती है कि अब मैं इन चीज़ों को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ली शायद वो ईमेल पढ़ लेता है तो फ़ौरन अपना बैग उठाता है और अपने ग्रैंडफ़ादर को कहने लगता है कि मुझे वापस जाना है, मुझे मेरा पासपोर्ट दें। लेकिन वो उसे इनकार करने लग जाता है और अपनी असिस्टेंट से कहता है कि जाकर इसको समझाओ। वो उसे समझाने लग जाती है कि तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी उस शहर जाने में, लेकिन तुम मुझे बताओ तुम्हें वहाँ जाना क्यों है। जब वो ज़्यादा उससे पूछताछ करती है तो वो उसे मना कर देता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही देख लूँगा। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि यहाँ पर जी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें पता चलता है कि उनका जो प्रोजेक्ट था जो अब तक बना भी नहीं है उसके डिज़ाइन लीक हो चुके हैं, अखबारों में पहले ही आ चुके हैं। तो यहाँ सबके कंप्यूटर चेक होने लग जाते हैं और साथ में जियो का कंप्यूटर भी लेके जाने लग जाते हैं चेक के लिए। तो वो परेशान होने लग जाती है। जियो यहाँ इसलिए परेशान हो रही होती है क्योंकि वो यहाँ काम के वक्त में नॉवल लिख रही होती है, तो वो ये सोच रही होती है कि किसी को पता ना चल जाए कि मैं ये काम कर रही थी, तो इसलिए वो घबरा रही होती है। यहाँ इनको भी उस प्रोजेक्ट के बारे में पता चल जाता है कि उसके सारे डिज़ाइन लीक हो चुके हैं, तो ये लोग परेशान हो रहे होते हैं। तो यहाँ ये जेनेट कह रही होती है कि क्यों ना हम ली को वापस भेज दें क्योंकि वही वो ये प्रोजेक्ट अच्छे से संभाल सकता है, लेकिन उसका ग्रैंडफादर उसे मना ही कर रहा होता है।
दूसरी तरफ लीसा को जैसे ही इस ली की तबीयत का पता चलता है तो वो उसे देखने के लिए फ़ौरन आ जाती है और उससे कहती है कि अपना सामान पैक करो और तुम मेरे साथ वापस चल रहे हो, क्योंकि उसके लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी होता है जिसके डिज़ाइन लीक हो चुके होते हैं। तो वो उसे कह रही होती है कि तुम ही इस चीज़ को ठीक कर सकते हो। दूसरी तरफ ये लोग इसका कंप्यूटर वापस कर देते हैं और सभी कंप्यूटर चेक कर रहे होते हैं कि कहीं यहाँ पे कोई स्पाई तो नहीं है जो कि डिज़ाइन लीक कर रहा हो। यहाँ ना के बराबर में जो खड़ा है उसका नाम है जैंग और ये भी उस जी की कंपनी में पार्टनर होता है और जिस प्रोजेक्ट के डिज़ाइन लीक हुए होते हैं उसका हेड यही होता है। और जब दूसरी कंपनीज को इसके डिज़ाइन लीक का पता चलता है तो ये इसे अपने साथ आने का कहते हैं, लेकिन जैंग फ़ौरन इनकार कर देता है। सिर्फ जैंग इस प्रोजेक्ट के लिए दूसरे शहर जा रहा होता है तो वो जियो को साथ चलने को कहता है, तो वो मान जाती है। वो उससे कहता है कि 2 और लोग एयरपोर्ट से आ रहे हैं, हमें उन्हें लेने के लिए जाना होगा, वो भी हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में शामिल होंगे। ये लोग सिर्फ 2 वीक्स के लिए जा रहे होते हैं इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में। तो जैसे ही जियो गाड़ी से बाहर उतरती है तो उसकी आंखों में कुछ जलन सी होने लग जाती है। जैसे ही अपने लेंस बाहर निकालती है तो उसके लेंस नीचे गिर जाते हैं। तो जैंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें नए लेंस बाद में दिला दूंगा, अभी हमें अपने काम के लिए आगे चलना होगा। उसकी आंखों में इतनी जलन हो रही होती है कि उसे सब कुछ हल्का हल्का धुंधला दिखाई दे रहा होता है। कितने में सामने से ली से चलता हुआ आने लग जाता है। तो जैसे ही जियो उसे देखती है तो पहले तो वो उसे धुंधला दिखाई दे रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसे क्लियरली दिखने लग जाता है। उसे देखकर वो शॉक हो जाती है। इतने में जैंग जियो को इन लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता है तो ली भी देखकर हैरान हो जाता है कि जियो यहाँ क्या कर रही है। यहाँ ये सारे एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देने लग जाते हैं तो ली फ़ौरन जियो से हाथ मिलाता है तो वो भी उससे हाथ मिला लेती है। ये लोग सारे दूसरे शहर के लिए निकल पड़ते हैं गाड़ी में। यहाँ जनेट जियो से काफ़ी बातें कर रही होती है और उसके स्कार्फ की भी काफ़ी तारीफ़ कर रही होती है। जियो जब ली के साथ इस जनेट को देखती है तो काफ़ी हैरत में आई हुई होती है कि आखिर ये इसके साथ क्यों है। दूसरी तरफ जियो के मोबाइल पर ना की कॉल आती है और उसी काफ़ी फिक्र कर रहा होता है कि तुम कहाँ जा रही हो और कहाँ रुकोगी, कब तक वापस आओगी। जियो ना से बात कर रही होती है तो जैंग कहने लग जाता है कि लगता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुम्हारी काफ़ी फिक्र हो रही है, तुम्हें उसे बता के आना चाहिए था। ये बातें सुनकर ली थोड़ा जेलस होने लग जाता है। यहाँ जियो की थोड़ी तबीयत ख़राब होने लग जाती है और जैसी ये बात ली को पता चलती है तो फ़ौरन उसे पानी ऑफ़र करता है। जियो धीरे दिल में सोच रही होती है कि हम एक दूसरे से इतने सालों बाद मिले और हम एक दूसरे से कोई बात तक नहीं कर रहे। जैसे ही ये लोग रात को होटल पहुँचते हैं तो जियो वहीं चीखने लग जाती है तो वो फ़ौरन अपनी जैकेट जियो को दे देता है। इसी तरफ इन लोगों की पार्टी हो रही होती है तो ली की सारी नज़रें इस जियो पर ही होती हैं, क्योंकि वो कुछ अजीब हरकतें कर रही होती है, हर एक ही टेबल्स पे जाकर ड्रिंक्स पी रही होती है। तो फाइनली इन लोगों की मुलाकात अकेले में हो जाती है और वो जियो से कहता है कि तुमसे काफ़ी दिनों बाद मिलके काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जियो के हाथ में वो अपनी वाली रिंग भी देख लेता है। जियो के मोबाइल पर कॉल आने लग जाती है, इसी बहाने वो वहाँ से भाग जाती है। जियो के मोबाइल पर वेन की कॉल आती है तो वो उसे बता देती है कि वो ली से मिली। ये बात सुन के वेन बड़ा खुश हो रही होती है कि उसने क्या कहा, सब कुछ कैसा रहा। लेकिन जियो रोने लग जाती है। वो उसे बताती है कि वो किसी और लड़की के साथ आया है। उसको ऐसा लग रहा होता है कि शायद वो जेनेट उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन वेन कहती है कि क्या पता वो उसकी गर्लफ्रेंड ना हो, अगर तुम ली को अभी भी पसंद करती हो तो फ़ौरन जाकर उसे दोबारा हासिल कर लो। दूसरी तरफ जैंग ली को बताता है कि जियो जो है वो अल्कोहल के चक्करों में पड़ चुकी है, लेकिन वो काम अच्छा करती है, इस वजह से हमने इसको नौकरी से नहीं निकाला है और जी भी उसे नहीं निकालता। वहाँ पर जियो खड़े होके वहीं पर ही ली के सामने ड्रिंक्स पी रही होती है। वो देखकर तप रहा होता है। तो जैसे ही वो अपने कमरे की तरफ जाती है तो वो वहीं खड़ा होकर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है और उसे अल्कोहल पीने से मना करता है। तो जियो कहती है कि तुम होते कौन हो, क्या तुम्हें मेरी परवाह हो रही है। तो वो मना कर देता है और अल्कोहल छीन कर उससे कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तो वो कमरे से जाकर उसकी जैकेट उसके मुंह पे मार देती है और उससे कहती है कि अगर तुम मेरे बॉस हो तो ये अपनी जैकेट अपने पास रखो। दूसरी तरफ इन लोगों की मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और इस मीटिंग में जियो अभी तक नहीं आई होती। तो जनेट बताती है कि वो अभी तक सो रही है और शायद किसी ने भी अभी तक उसे इन्फॉर्म नहीं किया है। तो जैंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि उसे जाके इन्फॉर्म कर दिया जाए कि वो ये सारा काम करे और ये लास्ट वार्निंग है उसके लिए। तो यहाँ पर आके वो उसे इन्फॉर्म कर देता है, वो अभी तक सो रही होती है और उससे कहती है कि ठीक है मैं अपना काम कर दूंगी, लाइब्रेरी में जाके बुक्स वगैरह सब ट्रांसलेट कर देती हूँ। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि यहाँ पर दूसरी कंपनी के लोग भी वही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं जिस पे ली वगैरह कर रहे होते हैं। यहाँ ये सारे ली से डर रहे होते हैं कि वो अब इस प्रोजेक्ट के लिए आ गया है तो इनसे ज़्यादा अच्छी डिज़ाइन ना बना ले, इसीलिए इनका बॉस इन लोगों को कहता है कि उनके डिज़ाइन पर नज़र रखी जाए कि वो आखिर कर क्या रहे हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जियो जब लाइब्रेरी जा रही होती है तो वहाँ पर जैंग और ली उसे मिलते हैं और जैंग कहता है कि आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन वो ली को देखकर इनकार कर देती है और कहती है कि वो खुद चली जाएगी। जैसे ही वो लाइब्रेरी के अंदर आती है तो वहाँ पर कोई और शख्स उसका पीछा कर रहा होता है और जो बुक्स वो देख रही होती है वही वही बुक्स वो भी देख रहा होता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वो जैसे ही यहाँ पे अपना काम स्टार्ट करने ही लगती है तो इसके पास कॉल आती है जैंग की। जैंग जियो से कोई डिज़ाइन ली को पहुँचाने को कहता है और साथ में ये भी कहता है कि तुम उसे ट्रांसलेट करने में हेल्प कर देना, वो तुम्हारे पास 5 मिनट में आ रहा है। बात काम की होती है इसलिए जियो मना नहीं करती और जैसे ही ली आता है उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। ली जो है वो बार बार उससे देख रहा होता है, बार बार उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रही होती। तो वो उससे कहता है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। तो वो उससे कहती है कि मैं तुमसे क्या कहूँ।
जिया उससे 4 साल पुरानी बात करती है कि मैं तुम्हें रोज़ ईमेल किया करती थी, लेकिन तुमने मुझे मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। ली उससे माफ़िया मांग रहा होता है और साथ में उसे अभी तक नहीं बता रहा होता है कि वो किस वजह से उसे छोड़कर गया था। बस उसे सवालात ही सवालात किए जा रहा होता है, तो वो फ़ौरन रेडियो ऑन कर देती है और साथ में वॉल्यूम भी बढ़ा देती है। दूसरी तरफ वो जब सब कुछ उसे ट्रांसलेट करके बता देती है, तो वो उससे ट्राइपॉड पकड़ने का कहता है, तो वो मना करने लग जाती है कि मेरा काम खत्म हो चुका है, अब मैं चलती हूँ। वो ट्राइपॉड पकड़ती ही नहीं है और ट्राइपॉड नीचे गिर जाता है। जब ली ये देखता है तो उसे कह देता है कि ठीक है तुम चली जाओ, लेकिन मेरा वेट करो, मैं तुम्हें वापस छोड़ूंगा। लेकिन वो मान ही नहीं रही होती कि इतने में वहाँ पे जनेट भी आ जाती है। वो उसे अपना डिज़ाइन दिखा रही होती है और साथ में उसके लिए खाने पीने का सारा सामान लेकर आई होती है। इन दोनों को साथ देखे जिया उदास हो रही होती है और साथ ही साथ वो ये भी सोच रही होती है कि जनेट ली के लिए बहुत अच्छी है, जितनी कि ये भी नहीं थी। वो उन्हें परफेक्ट कपल का टाइटल देने लग जाती है और यही सोचती है कि मैं जेलस होने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती। दूसरी तरफ जनेट उससे गाड़ी में बैठने का कहती है, लेकिन वो ये बहाना कर देती है कि यहाँ पर आसपास कोई बुक स्टोर है, वो वहाँ जाकर काम करेगी। और ये कहकर वो चली जाती है और ये भी इसे रोक नहीं पाता सिवाय उसे देखने के। दूसरी तरफ ली जब होटल आता है तो वहाँ पर वो जैंग से पूछता है कि आसपास कोई बुक स्टोर है क्या, तो वो मना कर देता है कि आसपास तो कोई नहीं है। तो वो समझ जाता है कि वो झूठ बोलकर गई है, तो वो वापस उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ जिया ठंड में अकेली घूम रही होती है और इसे यहाँ कोई गाड़ी नहीं मिल रही होती। इतने में ली को जिया नजर आ जाती है, तो वो फौरन उसके सामने अपनी गाड़ी रोकता है और उसे जैकेट पहना रहा होता है क्योंकि काफ़ी ठंड होती है। तो वो मना कर रही होती है और उसे दूर हटा रही होती है, लेकिन वो भी ज़िद्दी होता है और उसे जैकेट पहनाया जा रहा होता है कि इतने में वो चीख मार देती है, तो जाके रुकती है और उसके साथ वापस जाने के लिए भी रेडी हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर ये जेनेट से मिलती है। यहाँ पर जेनेट जियो को अपनी और ली की कहानियाँ सुना रही होती है और बताती है कि वो दोनों बचपन में लवर्स थे, लेकिन ये ली को छोड़कर बाहर मुल्क चली जाती है, लेकिन अब ये वापस आ गई है। तो ये जियो से कहती है कि वो ली को कभी नहीं छोड़ेगी। जियो को इसकी बातों से ऐसा लग रहा होता है कि शायद इन लोगों का दोबारा पैचअप हो चुका है। दूसरे दिन दिखाते हैं कि यहाँ पर फिर इन लोगों की मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर जियो अभी तक नहीं आई होती मीटिंग में। तो ये अपने एम्प्लॉय से कहता है कि अभी और इसी वक्त उसे बुलाकर लेकर आओ। यहाँ जियो जो है वो सो रही होती है क्योंकि उसे बुखार जो होता है, लेकिन जैसे ही वहाँ पर वो एम्प्लॉई आता है तो वो फ़ौरन भागकर मीटिंग में जाने लग जाती है। जैसे ही वो मीटिंग के अंदर पहुँचती है तो यहाँ पर ये जैंग उसकी इंसल्ट करने लग जाता है और उसे काफ़ी सुनाता है कि तुम अपना काम टाइम पे नहीं करती हो। तो यहाँ पर ये भी उसके साथ लड़ने लग जाती है और इन दोनों की काफ़ी बहस हो रही होती है। तो ली जैंग को चुप कर आता है और इससे कहता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ट्रांसलेटर बदलें, इसीलिए अभी इसे ही रहने दो। दूसरी तरफ यहाँ इन लोगों की ये बहस चली रही होती है कि इतने में वहाँ पर कोई बुके लेकर अंदर आ जाता है और बताता है कि ये फ्लावर्स जियो के लिए हैं और उसके अंदर जो लेटर होता है, लव लेटर, वो सबके सामने पढ़ने लग जाता है। लेटर पढ़ने के बाद वो ये बताता है कि ये ना ने भिजवाए हैं। ये बात सुनकर जियो भी शौक हो जाती है और साथ में ली भी शौक हो जाता है। ये जैसे ही इसे बुके देता है तो वहाँ सारे के सारे हंसने लग जाते हैं, तो वो फ्लावर्स उसी को मार के वहाँ से भाग जाती है और पता चलता है कि ये फ्लावर्स जो हैं वो वेन ने भिजवाए होते हैं ली को जेलस करवाने के लिए। तो जियो कहती है कि मुझे 1 मिनट के लिए ऐसा लग रहा था कि वो फ्लावर्स ली ने भिजवाए हैं, लेकिन तुमने मेरी सारी एक्साइटमेंट ख़त्म कर दी। दूसरी तरफ दिखाते हैं यहाँ जियो को सारे छेड़ रहे होते हैं उस फ्लावर की वजह से। तो यहाँ पर उसे जनेट आकर फिर से ली की कहानियाँ सुनाने लग जाती है कि वो भी उसे ऐसी फ्लावर्स दिया करता था, तो ये तपने लग जाती है और इसी जल्दबाजी में वो कुछ ज़्यादा ही ब्रेड खा जाती है। दूसरी तरफ जियो जब लिफ्ट के पास आती है तो वहाँ पर पहले से ही ली मौजूद होता है और वो उसके लिए लिफ्ट का दरवाज़ा जैसे ही खोलता है तो वो वहाँ से चली जाती है और लिफ्ट के अंदर नहीं बैठती। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि लिफ्ट के अंदर जियो तो नहीं बैठती, लेकिन वहाँ पर ये जनेट आकर ज़रूर बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़ने लगती है। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसका हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही होती। इन लोगों को एक साथ जाते हुए ये जियो देख लेती है और काफ़ी उदास होने लग जाती है। कहते में वहाँ पर ये जैंग आ जाता है और तो वो उससे अपनी बदतमीज़ी के लिए और अपने लेट आने के लिए सॉरी कहती है और इससे कहती है कि मैं काम टाइम पर करूँगी। तो वो उससे कहता है कि बस एक काम कर दो कि तुम लेट मत आओ और अपना काम प्रॉपर करो। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि यहाँ पर ये लाइब्रेरी में आकर अपना काम करने लग जाती है कि इतने में वहाँ पर फिर कोई शख्स उसके बराबर में आ जाता है और उसे नोटिस कर रहा होता है। जियो जितने घंटे वहाँ बैठी होती है ये शख्स भी उतने ही घंटे बैठा होता है, क्योंकि वो दूसरी कंपनी का जासूस होता है जो कि इस पर नज़र रख रहा होता है और जियो से किसी न किसी तरीके से पता लगवा ही लेता है कि वो ट्रांसलेटर है। दूसरी तरफ जियो जब होटल आती है तो उसकी मुलाकात ली से होती है। वो उससे कहती है कि अगर हमारे बीच में कुछ था तो मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ कि तुम मुझे छोड़कर क्यों गए थे 4 साल पहले बगैर कुछ कहे। तो यहाँ पर वो अभी भी उसे कुछ नहीं बताता और उससे कहता है कि आई एम सॉरी, मैंने जो भी कुछ किया। जियो जब ली का आंसर सिर्फ सॉरी सुनती है तो तब जाती है और उससे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ तुम जनेट की वजह से कर रहे हो। इतने में वहाँ पर जनेट भी इन लोगों की बातें सुनने लग जाती है। ये ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं देता और कहता है कि हाँ ये सब कुछ मैं जनेट की वजह से ही कर रहा हूँ। ये बात सुनकर जियो बिल्कुल ही टूट जाती है और इससे कहती है कि थैंक यू, तुमने मुझे जवाब दे दिया, और ये कहकर वो चली जाती है। इसका ये आंसर से ये जनेट बहुत खुश हो जाती है और फ़ौरन ली से पूछने लग जाती है कि क्या जो तुमने अभी कहा वो सब कुछ सच है।
तो वो उसे साफ मना कर देता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जेनेट ने तो कसम खाई हुई होती है कि वो कुछ भी नहीं समझेगी और वो अभी भी यही कहे जा रही होती है कि तुम मुझे कहीं न कहीं पसंद करते हो। मैं जानती हूँ, और वो उसके गले लग जाती है और उससे कह रही होती है कि तुम मुझे एक और मौका तो दो। मैं जानती हूँ कि तुम अभी भी मुझसे वही मोहब्बत करते हो। लेकिन वो उससे साफ इनकार कर देता है और उससे कहता है कि तुम मेरी दोस्त हो, लेकिन अब मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता। मेरे दिल में तुम्हारे लिए अब वो मोहब्बत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी इस गलतफ़हमी में बैठी रहो, अब मूव ऑन करो। और उसे हटाता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ज़ियो इतनी टूट जाती है कि वो मोबाइल तक एक्सचेंज करवा लेती है, जबकि उसका दिल नहीं चाह रहा होता वो ली वाला मोबाइल बेचने का, लेकिन वो फिर भी बेच देती है। दूसरी तरफ जैसे ही वो वापस होटल आती है तो उसके लिए एक पैकेज आता है जो कि उसको ना ने भिजवाया होता है, उसकी सारी मेडिसिन्स वगैरह। दूसरी तरफ जियो अपना काम कर रही होती है तो वो काफ़ी जैंग को बुरा भला कह रही होती है कि उसने मुझे इतना सारा काम दे दिया, मैं इंसान हूँ, मैं ये सब कुछ कैसे करूँगी। वो यहाँ पर सब कुछ चीज़ें इधर उधर फेंक रही होती है कि इतने में उसके मोबाइल पर कॉल आती है ना की, और यहाँ वो ना को अपनी मुसीबतों के बारे में बता देती है कि वो मुझे एक के बाद एक काम दिए ही चले जा रहे हैं, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ ये सब कुछ मुकम्मल। तो वो उसकी हेल्प करता है और उससे कहता है कि तुम अपना आधा काम मुझे दे दो, मैं सब कुछ ट्रांसलेट करके तुम्हें दे देता हूँ। तो वो खुश हो जाती है। दूसरी तरफ ली जब अपने शर्ट के बटन खोलता है तो वहाँ पर उसके सीने पर कोई ज़ख्म होता है, जिस पर ये खुद ही अपनी मरहम पट्टी कर रहा होता है। साथ ही साथ ली ने जो जियो की रिंग अपने गले में लगाई हुई होती है, ये उस लॉकेट को अब उतार देता है और अपने हाथ में रख लेता है वो लॉकेट। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि यहाँ पे पूरी रात बैठ के ये ना उस जियो का काम कर लेता है, सारी की सारी चीज़ें ट्रांसलेट कर देता है और उसे फ़ौरन कॉल करके एक्साइटमेंट में बता रहा होता है कि अब तुम जल्दी से जाकर ये सारी फाइल सबमिट करा दो, ताकि सबको ये लगे कि तुम मेहनती हो और तुम काम टाइम पे करती हो। दूसरी तरफ जैसी मीटिंग स्टार्ट ही होने वाली होती है, उससे कुछ मिनट पहले ये शावर लेने के लिए चली जाती है। जब वो शावर लेने के लिए अंदर जाती है तो बार बार कोई उसके कमरे की बेल बजा रहा होता है, जिसकी वजह से वो टॉवल में ही बाहर आकर देखती है तो बाहर कोई नहीं होता और गलती से उसके कमरे का दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। अब उसको ख्याल आता है कि मीटिंग तो स्टार्ट हो चुकी होगी और ये फिर दोबारा लेट हो रही है। इसी वजह से वो टॉवल के अंदर ही मीटिंग में जाने लग जाती है। लिफ्ट के अंदर जब वो पहुंचती है तो सब उसे हैरत से देख रहे होते हैं। यहाँ जैंग ये शिकायत कर ही रहा होता है कि वो आज फिर नहीं आई कि इतने में वो कमरे के अंदर आ जाती है। उसको टॉवल में देखकर सारे हैरत में आ जाते हैं और वो चुपचाप आकर अपनी सीट पर बैठ जाती है, जैसे कि कोई बड़ी बात हुई नहीं है। जैंग इससे कहता है कि भूल जाओ कि मैंने तुम्हें कभी लेट आने का ताना दिया था, जाओ अभी पहली फुर्सत में जाके कपड़े चेंज करके आओ। दूसरी तरफ ये जब कपड़े वपड़े बदल कर आ जाती है, जैंग उससे कहता है कि जाओ तुम ली के कमरे में और वहाँ पर जाकर तुम उसको कुछ चीज़ें ट्रांसलेट कर दो। तो वो जाने से इनकार करती है और कहती है कि क्यों ना ली यहीं कहीं बाहर आकर मुझसे मिल ले। तो वो उससे कहता है कि उसकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, तुम क्या चाहती हो कि वो इधर उधर तुम्हारे लिए घूमता रहे, इसलिए प्लीज़ जाओ और जाकर काम करो। यहाँ पर वो आ जाती है बुक्स लेकर इस ली के कमरे में और यहाँ पर वो उसको अंदर आने के लिए इनवाइट करता है। साथ में उसे जूस भी देता है, लेकिन वो मना कर देती है कि मुझे तुम्हारी चीज़ें नहीं चाहिए। यहाँ पर ये लोग बैठ के काम कम और बहस ज़्यादा कर रहे होते हैं। इतने में जियो का पेट ख़राब होने लग जाता है तो वो अपने वॉशरूम जाने लग जाती है। तो ली उसे रोकता है और उससे कहता है कि तुम मेरे वॉशरूम चले जाओ, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और उससे कहती है कि अब ये डिक्शनरी मैं तुम्हें दे रही हूँ, आगे का काम तुम खुद ट्रांसलेट कर लेना। और बेदहानी में जैसी वो बुक उसे फेंक कर देती है तो उसकी वही चोट पर जाकर वो बुक लगती है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब होने लग जाती है और वो वहीं नीचे गिर जाता है। जो पीछे पलट कर देखती ही नहीं है, वो तो चली जाती है। इंटरनेट उसे देख लेती है कि उसकी तबीयत ख़राब हो रही है तो वो फ़ौरन ली को ऊपर बिठाती है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि शायद जियो ने उसे धक्का दिया है या उसकी चोट पर मारा है। तो वो फ़ौरन जियो से बात करने के लिए जाने लगती है, वो उसे रोकता रह जाता है। इंटरनेट फ़ौरन जियो के पास आती है और उसे डांट रही होती है कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद दी थी कि तुम ली के साथ ऐसा करोगी। ये बिल्कुल ही हैरान हो रही होती है कि आखिर हुआ क्या है। जनेट उसे बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद वो वहाँ ज़मीन पर गिरा हुआ था, तुमने उसे ज़रूर धक्का दिया होगा। उसे समझा रही होती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन वहाँ पर जैंग और जनेट तो जैसे मानने को तैयार ही नहीं होते और उस पर इल्ज़ामात लगा रहे होते हैं और उसे डांट रहे होते हैं। वो कोई एम्प्लॉई जियो को बताता है कि ली की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है, यहाँ तक कि काम के दौरान तक उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और मैंने तो ये तक सुना था कि उन्होंने अपनी तबीयत ख़राब की छुट्टी भी ली हुई थी। तो ये सारी बातें जियो जब सुनती है तो हैरान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि क्या उसकी तबीयत सच में ख़राब है।